सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ट्रेन लेट हो गया सर आपका। हिंदी लैंग्वेज बुक्स भी आ जाएंगे जल्दी से। ठीक है सर, आप सचिव जी जैसे लगते हो हाथ से। अच्छा सर, इसमें आरपीएफ का क्वेश्चन है। बिल्कुल आरपीएफ का। स्टार्ट करें? चलो। हाँ बढ़िया है। फिज़िक्स आज टाइम पे कैसे? बस बेटा, लेट होने वाली आदत छोड़ दी अभी मैंने। विच इकोनॉमिस्ट हैज़ रिटन द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? जल्दी बताओ। हिंदी वाली भी वॉइस रिपीट हो रही है। फिजिक्स आज टाइम पे कैसे? बस बेटा, लेट। कहाँ रिपीट हो रही भाई? सही तो है। चलो तो स्टार्ट करें। और हिंदी की जो फैट मैन लिटिल बॉय है वो भी बस जल्दी आने वाली है। अपने सब्र का बांध टूटने ना दें, बना के रखें। चलो, विच इकोनॉमिस्ट हैज़ रिटन द बुक? तो ये क्वेश्चन तो खैर मैं बोल चुका हूँ। आंसर होगा इसका जॉन मेनार्ड किनिस, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, जॉन मेनार्ड किनिस की अगर बात करें, किसी ने सुपर चैट किया क्या? ओके। जॉन मेनार्ड किनिस की अगर बात करें तो ये बिलोंग करते हैं किस कंट्री से? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। एंड इनको जो है हम जानते किस नाम से हैं? जानते हैं इनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। एडम स्मिथ की अगर बात करें तो इनको हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सूक्ष्म, अब अंतर क्या होता है? व्हाट इज़ द अंतर बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो सूक्ष्म का मतलब होता है जहाँ पर हम बहुत छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे डील कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, इन सारी चीज़ों का जो इकोनॉमिक्स होता है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और यहाँ पर हम नेशनल इनकम जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जीडीपी जैसे हो गया आपका, इन सब कॉन्सेप्ट्स, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं। कभी कभी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल का भी नाम लिख देता है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। और एडम स्मिथ की एक बुक का नाम है जो है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड? निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है? इन इलास्टिसिटी, नॉन राइवलरी, इलास्टिसिटी या फिर एक्सक्लूडेबल? बस जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आप दो ऑप्शन को तो आराम से एलिमिनेट कर ही सकते हैं, एंड दैट इज़ इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी, बिकॉज इनका पब्लिक गुड से एज सच कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा दे आर ऑफ नॉन राइवलरस नेचर, नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, यानी इनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। अब ये है क्या? नॉन नॉन राइवलरी या फिर नॉन एक्सक्लूडेबल। राइवलरी का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने कार प्रोड्यूस करी, फिर कोई भी चीज़ मैं बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, और मैंने बनाई 2 यूनिट कार, जो भी मान लेते हैं कोई कार कंपनी, उसने दो, क्या मान लेते हैं कि भाई 100 यूनिट बनाई। ठीक है, क्लियर है? अब लेनी वो कितने लोगों को है? 200 लोगों को लेनी है। ठीक है, तो अब वैसी बात है, 200 लोगों को लेनी है कार, तो सिर्फ 100 ही है। तो जो ज़्यादा बेहतर प्राइस लगाएगा उस कार का, उसी को मिलेगी। यानी कि वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे इस चीज़ से। कौन? जो बाकी के 100 लोग हैं जिनके पास पैसा उतना नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? राइवलरी हो रही है, प्रतिद्वंद्विता हो रही है, जो कि पब्लिक गुड के केस में नहीं होती है। पब्लिक गुड का मतलब है जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल रोड्स,
रोड्स क्या हैं, ये पब्लिक गुड हैं। स्कूल, ठीक है, जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें जिस जो हाई फीस देगा सिर्फ उन्हीं को ही एनरोलमेंट मिलेगा, ठीक है, सबको यहाँ पर हक है। तो पब्लिक गुड जो होते हैं वो नॉन राइवालरस होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर के होते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड या फिर स्टैग्नेंट। तो जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? डेवलप्ड, मतलब वही ऑप्शंस हैं आपके। तो सही आंसर होगा यहाँ पर कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो डेवलप्ड तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, वो अंडर डेवलप्ड थी और स्टैग्नेंट थी, यानी कि अविकसित थी और स्थिर थी पूरी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विस सेक्टर। तो हमारी इकोनॉमी को हम डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अगर यहाँ पर हम पढ़ें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो मेनली 3 सेक्टर्स निकल के आते हैं। एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो ये मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से डील करता है, बट सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, जो भी डायरेक्टली नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि माइनिंग, खनन हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, ये सब इसी में आएगा। वुड कटिंग हो गया, सब प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस हुआ, नहीं, जो भी प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोड्यूस हुआ वो एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए। एंड टर्शरी सेक्टर की बात करें तो इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं। सर्विस सेक्टर क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी इनटैंजिबल चीज़ें हैं, इनटैंजिबल का मतलब है जिनको हम छू नहीं सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। आप बैंक में जाओगे तो बैंक पर्सन्स आपको बैंकिंग सर्विस देंगे, ठीक है। लॉयर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, ये सब जो हैं टर्शरी सेक्टर का पार्ट होंगे। हॉस्पिटैलिटी हो गया, हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल मत समझ लेना, जैसे मैं समझता था पहले, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, जैसे एक पहले मैं समझता था कि जो टेक्सटाइल सेक्टर होता है, टेक्सटाइल का मतलब होता है जो टाइल आइल होती हैं उनको टेक्सटाइल बोलते हैं। और हॉस्पिटैलिटी का मैं सोचता था कि भाई जो हॉस्पिटल होते हैं उनको हॉस्पिटैलिटी, तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जैसे कि ये होटल्स वगैरह सब हो गए, ठीक है, तो इनको ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं आप इनको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट होंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स, इनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, और इनको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर कौन सा है? टर्शरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है विच इज़ नॉट रेगुलेटेड, विच इज़ नॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो पानी बताशा बेच रहे हैं, ठीक है, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ी ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो, ठीक है। छोटी से परचून की दुकान है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अगला है 5th, कार्गो सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ द डैश एक्टिविटीज द सर्विस सेक्टर। तो आपको कौन सा ये किसका पार्ट है? क्वाटरनरी, टर्शरी, प्राइमरी या फिर ट्रांसपोर्ट? तो जल्दी से बताओ। तो कार्गो सर्विसेज किसका पार्ट है? तो कार्गो सेक्टर जो सर्विसेज होती हैं वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गिग वर्कर? ये गिग वर्कर वो होते हैं जैसे कि जोमेटो और ये जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ये सब पे जो डिलीवरी करते हैं, जो उनको हम बोलते हैं जो गिग वर्कर्स, ठीक है। हिंदी में नोट्स यार नहीं हो पाएंगे क्योंकि हिंदी में नोट्स बन नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्री मार्केट? तो फ्री मार्केट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? अ मार्केट वेयर गुड्स आर फ्रीली एक्सेसिबल, market of government ownership, market where huge discounts on goods, market where price is determined by supply and demand। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। फ्री मार्केट उसी को बोलते हैं जहाँ पर मार्केट जो है सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे चलती है, फ्रीली चल रही है, यानी कि अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ तो उसके अवज में, उसके अगेंस्ट में सप्लाई उतनी करी जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री मार्केट एंड नॉट द कंट्रोल्ड मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी? तो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कौन सा सही है? मिक्स नाम से समझ में आ रहा है, 2 चीज़ों का मिक्स होगा।
तो ये किसका मिक्स है? अब यहाँ पर अगर आप देखो तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। पब्लिक सेक्टर मतलब कि कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो मिक्स होगा जिसमें दोनों होंगे, इज वन इन विच दी पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट विद ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी, एज सिंपल एज दैट। जहाँ पर पब्लिक सेक्टर हो, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हो। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें रेगुलेटेड, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ओवर रेगुलेटेड होती हैं चीज़ें। रेगुलेटेड का मतलब है गवर्नमेंट हर चीज़ को रेगुलेट करके रखती है। क्यों? क्योंकि उसको सोशलिस्टिक मेजर्स लेने होते हैं, ये सोशलिस्टिक मेजर लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो हमेशा कैपिटलिस्टिक मेजर्स लेते हैं। कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है पूंजीवाद, जिसमें आता है आपका मेन मोटिव होता है क्या? मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। यहाँ मेन मोटिव होता है क्या? सोशल सर्विस। ठीक है, यहाँ पर मेन मोटिव जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जिसको हम कैपिटलिस्टिक बोलते हैं, कैपिटलिज्म बोलते हैं, वो प्रॉफिट होता है मेन मोटिव। और सोशलिज्म में एक तरह से क्या होता है कि सोशल सर्विस लोगों को प्रोवाइड करना है और जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना है। और कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, थोड़ा इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय अ डिप्लीटेड इकोनॉमी एज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के समय भारत में देखी गई क्षीण अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? डिप्लीटेड, डिप्लीटेड का मतलब है कोई चीज़ का पतन हो रहा है, डिप्लीट हो रही है। An economy with no provisions to replace physical assets that have deteriorated due to excessive use, an economy that relies heavily on agriculture with minimal industrial development, an economy that has a surplus of physical assets but lacks skilled labor, an economy with high level of foreign debt and reliance on imports. क्या होगा आंसर? डेप्लीटेड इकोनॉमी की बात कर रहा है। An economy with no provision to replace physical assets that have deteriorated due to excessive, an economy that relies heavily on एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ही नहीं और एग्रीकल्चर पे बहुत हैवी रिलायंस है। यही हमारे साथ था इंडिपेंडेंस के टाइम कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो उतनी डेवलप नहीं थी, एग्रीकल्चर तो ठीक ठाक था और एग्रीकल्चर में ही हम हैविली बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। विच सेक्टर द इंडियन इकॉनमी हैज़ बेनिफिटेड मैक्सिमम फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन? से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका हुआ है? अब ये ग्लोबलाइजेशन को क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। ये 1991 की बात है, 1991 की, जब हमने LPG रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। तो इस पर ढेरों क्वेश्चंस हैं अभी आगे, ये जैसे RPF 2025 से पूछा गया और RPF 2025 में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बाकी कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, IT सेक्टर को सबसे ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम IT सर्विसेज सेल कर पाए, IT सर्विसेज बाकी कंट्रीज़ को दे पाए। जैसे बाकी कंट्रीज़ में क्या है कि लेबर चार्ज बहुत हाई है, तो उन्होंने क्या कर देते हैं काफ़ी बार, जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आउटसोर्स कर देते हैं बाकी दूसरी जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। Which of the following economic activities primarily focus on the research and information? तो रिसर्च और इन्फॉर्मेशन पे कौन फोकस करेगा? जल्दी बताइए। सेकेंडरी करेगा, क्वार्टरनरी करेगा, प्राइमरी करेगा या फिर टर्शरी करेगा? तो यहाँ पर हिस्ट्री का वन शॉट का PDF मिल जाएगा भैया, टाइम लगता है बनाने में। ठीक है, तो सेकेंडरी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। क्वार्टरनरी आंसर होगा। सर क्वार्टरनरी क्या होता है? तो क्वार्टरनरी ऐसे समझ लो कि टर्शरी से एक लेवल ऊपर है। अब जैसे कि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, इंटैंजिबल नेचर के, आप उसको छू नहीं सकते हो। ऐसे रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन को भी आप छू नहीं सकते हो। अगर छू नहीं सकते हो तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? क्योंकि यार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई रिसर्च तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्वार्टरनरी जो सेक्टर है उसके तहत आते हैं आपके रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन। इनको हम गोल्ड कॉलर जॉब्स भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है। 11th, which sector primarily involves the extraction of natural resources in India? अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी नेचर से डायरेक्टली जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, आपकी एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर्स हो गए, सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस विच सेक्टर वॉज प्रायोरिटाइज फॉर द डेवलपमेंट इन इंडिया? इंडिपेंडेंस के बाद किसको हमने प्रायोरिटाइज़ किया? क्वार्टरनरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर टर्शरी? तो हमने प्रायोरिटाइज़ किया प्राइमरी सेक्टर को टू फुलफिल the basic necessities or to fulfill the food or to ensure the food security of our country. Which sector is responsible for providing electricity in India? Electricity कौन provide कर रहे हैं? एग्रीकल्चर, पावर, माइनिंग या टेक्सटाइल?
ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड दैट इज़ कि ये किस सेक्टर के तहत आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है ये किस सेक्टर के तहत आएगा। तो आंसर यहाँ पर होगा पावर, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी या तो हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे डैम्स वगैरह होते हैं वहाँ से बन सकती है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा, ध्यान रखना, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। What was the primary characteristic of the Indian economy on the eve of independence in 1947? 1947 को हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी क्या एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक थी, एक प्राथमिक विशेषता थी। इट वॉज हाईली इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं था, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस था। इट हैड अ वेल डेवलप्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, नो, इट वॉज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एग्रीकल्चर पे जो हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो कोई खासा ज़्यादा नहीं था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, अगर बाई चांस पूछ ले तो ये 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से है। ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, ये है सेकेंडरी सेक्टर, ये है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। एलएफपीआर जो था, एलएफपीआर का मतलब होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये 54.6% था प्राइमरी सेक्टर में, 24.3% था सेकेंडरी सेक्टर में और 21.1% था टर्शरी सेक्टर में। यानी कि इतने लोग एम्प्लॉयड थे कहाँ पर, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना था, प्राइमरी का सिर्फ 14.39%, तो वहीं सेकेंडरी का 31.46%, तो वहीं पर टर्शरी का सबसे ज़्यादा 54.15%। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है लेकिन जीडीपी में सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन है, टर्शरी में सबसे कम लोग हैं लेकिन जीडीपी में हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। विच मल्टीप्लायर थ्योरी स्टेट्स दैट द इकोनॉमी विल फ्लरिश द मोर द गवर्नमेंट स्पेंड। कौन सा क्या चीज़ है ये, कौन सा मल्टीप्लायर है कि जहाँ पर अगर उतना ही फ्लरिश करेगी जितना कि गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, उसको क्या बोलते हैं। क्या इसमें नहीं, ये डेटा सही है आपके पूरे, ये आपके जो डेटा हैं ये 2011 के हिसाब के डेटा हैं, ठीक है, 2011। चलो तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अर्निंग मल्टीप्लायर, केनेशियन इन्वेस्टमेंट या फिर फिजिकल मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा केनेशियन मल्टीप्लायर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि ये बात जॉन मेनार्ड केनेस ने कही थी। जहाँ पर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, वेर MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। जितना आप ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, अब खुद बताओ मुझे कि ये जो है जितना ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर जो है उतना ही छोटा होगा और मल्टीप्लायर उतना ही बड़ा होगा, ठीक। तो यानी ग्रेटर द कंजम्पशन ग्रेटर द मल्टीप्लायर, ठीक है। द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड और प्राइस, अच्छा कि हमने भाई डिमांड प्राइस में कितना चेंज लाया और उसके एवज में डिमांड में कितना फ़र्क पड़ा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कि भाई हमने कितना, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज चेंज इन, अब वही लिखने का तरीका है बस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ED से, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ध्यान रखना, दिस ED कैन बी ज़ीरो, दिस ED कैन बी इन्फिनिटी, इज दिस ED कैन बी लेस देन 1, दिस ED कैन बी ग्रेटर देन 1, दिस ED कैन बी इक्वल टू 1, ठीक है। कौन कौन से केसेस में वो भी देखेंगे। The curve that shows the levels of output that a profit maximizing firm would choose to produce at different values, the market price is called the firm's what? Demand curve, variable curve, supply curve या फिर performance curve. The curve that shows the level of output that a profit maximizing firm would choose to produce at different values of the market price, इसको बोलते हैं supply curve. Supply curve जो होता है वो पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व होता है कुछ इस तरह से कि अगर मान लो
कि हम किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं प्राइस और ये ले लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड या प्रोडक्शन, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक। तो यहाँ पर आप खुद बताओ कि जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, मान लेते हैं कि टमाटर है 10 रुपये किलो का रेट चल रहा है, तो अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं टमाटर का विक्रेता हूँ, तो मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा कि कम? कम करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे कम प्राइस मिलेगा। अगर मान लो कि मैं 10 किलो का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मुझे 100 रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ मैं, ठीक है। लेकिन प्राइस बढ़ा, मैं अपना क्वांटिटी सप्लाइड मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दिया। प्राइस और बढ़ा तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ा दूंगा। तो ये जो है एक तरह से पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व बनता है। वहीं इसका जो उल्टा डिमांड कर्व बनता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड लोग कम कर देते हैं। ये जो होता है ये प्रोड्यूसर के साइड से मेजर किया जाता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये कंज्यूमर के साइड से देखा जाता है जो कंजम्पशन कर रहा है। तो अगर मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ तो भाई अगर 10 रुपये किलो चीज़ मिल रही है तो मैं ज़्यादा कंजम्पशन करूँगा, मैं मान लो कि 3 kg कंजम्पशन करूँगा। फिर अगर 20 किलो मिल रहा है तो मैं हो सकता है 2 kg कर दूं। फिर अगर 30 किलो हो गया टमाटर तो मैं से मतलब 30 रुपये पर kg हो गया तो मैं 1 किलो कंजम्पशन। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि पहले जब कम सस्ता था तो यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से ये नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनता है, ये पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व बनता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं डिमांड कर्व और लेफ्ट वाले को बोलते हैं सप्लाई कर्व, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब होता क्या है कि डिमांड कर्व में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मूवमेंट हो सकता है या फिर शिफ्ट हो सकता है। जो अभी हम देख रहे थे ऊपर नीचे ये जो हो रहा था, इसी को मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट कब होती है? जब हम उस गुड का, उस सामान का प्राइस चेंज करते हैं। शिफ्ट कब होता है? जब हम प्राइस के अलावा कोई और चीज़ को चेंज करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम, जैसे कि कोई सब्स्टिट्यूट गुड हो गया, उसका जो रेट वगैरह उसको चेंज करते हैं। यानी प्राइस को छोड़ के अगर आप कुछ भी करोगे तो वो क्या होगा? शिफ्ट कहलाता है। और शिफ्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो इधर की ओर होगा या इधर की ओर होगा। इसको बोलते हैं राइटवर्ड या आउटवर्ड। इसको बोलते हैं आउटवर्ड या राइटवर्ड, बाहर की ओर। और ये होता है अंदर की ओर, इनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड, बाईं ओर। ये कब होता है? राइटवर्ड तब होता है जब डिमांड इंक्रीज करती है, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। ये कब होता है? व्हेन डिमांड डिक्रीजेस। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो आंसर सी होगा। द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व व्हिच अ फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड एज। तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो पॉइंट क्या होता है सप्लाई कर्व पे? तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नाउ which of the following is calculated as the percentage change in the demand, percentage change in the demand for the good divided by the percentage, by same elasticity of demand। ठीक, अभी देखा हमने। now what will be the value RRB group D 2022 of elasticity of demand, that is ED, if the demand curve has a slope of a rectangular hyperbola। now what is a rectangular hyperbola? This is a rectangular hyperbola। now let us, पहले तो हम डिस्कस करें इस चीज़ को कि भाई कितना, जो पॉसिबिलिटीज़ मैंने बताया कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। ये हमारे पास केसेस निकल के आते हैं। तो एक तो ये केस है, यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी या फिर डिमांड। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख दी डिमांड, यानी कि मैं प्राइस ज़रा से चेंज कर रहा हूँ, डिमांड भाग रही है। यानी कि ईडी जो है, ईडी इन्फिनिटी है अगर हॉरिजॉन्टल कर्व है। यानी कि इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली इलास्टिक, इनफाइनाइटली इलास्टिक, इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब देखना, प्राइस को कुछ भी चेंज कर दो डिमांड वहीं खड़ी रहेगी, डिमांड नहीं चेंज होगी। इनफाइनाइटली इनइलास्टिक, इनफाइनाइटली इनइलास्टिक, ईडी 0। ठीक ना? मैंने क्या किया, प्राइस यहां से यहां उठा दिया, लेकिन ठीक है ये प्राइस है, ध्यान रखना ये जो वाई एक्सिस है। लेकिन आप देखो डिमांड में क्या उसके अवज में उतना चेंज आया? प्राइस में मैंने इतना भयंकर चेंज किया, डिमांड में इतू सा चेंज आया। रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली
इनइलास्टिक ना, मैंने क्या किया, प्राइस में इतना चेंज लाया, ठीक, डिमांड इतना चेंज आया डिमांड में, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 होता है इस केस में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केस में, ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी। इन इकोनॉमिक्स द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज टिपिकली, तो भैया टिपिकली कब होता है, इन इकोनॉमिक्स द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज टिपिकली नेगेटिव डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस तरह से होता है। द मेजर ऑफ, अभी देखा था ना पीछे बनाया था मैंने डिमांड कर्व, वही है, ठीक है, नेगेटिव स्लोपिंग। द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ टी टूवर्ड्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी इन द मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, क्या कि हमने कॉफ़ी का प्राइस चेंज किया और टी के डिमांड पे फ़र्क पड़ गया, जैसे कि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो टी की डिमांड बढ़ गई, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं, दो तरह के गुड्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं और या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्पिटिटिव गुड्स सब्स्टिट्यूटिंग नेचर के होते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है कि अगर तुम यार कॉफ़ी का प्राइस बढ़ाओगे तो मैं सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा, सब्स्टिट्यूट है टी, उसका ज़्यादा कंजम्पशन करूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टी एंड शुगर, कि अगर टी का रेट गिर गया चाय का तो चीनी का डिमांड बढ़ गया, सिंपल सी बात है, क्योंकि चीनी चाय में पड़ती है, तो अगर चाय लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो शुगर भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि एक का प्राइस घटा तो अगर टी का प्राइस घटा तो टी का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शुगर का भी बढ़ेगा, और यहाँ पर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड घटेगा लेकिन टी का बढ़ जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसी और की वजह से किसी और की डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताया था MPC, ये क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब होता है कि आपका चेंज इन इनकम कितना हुआ और उसमें आपने चेंज इन कंजम्पशन कितना किया, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरी इनकम पहले थी महीने का 20,000 रुपये, तो मैं कंजम्पशन करता था 10,000 का, अब मेरी इनकम हो गई है फॉर एग्जांपल 30,000, 10,000 से बढ़ गई है मेरी इनकम, तो मैंने अपना जो कंजम्पशन है उसको 5,000 से बढ़ा दिया, तो वही है ये चीज़। और उसी तरह से सेव वाला हो जाएगा MPS, समझ रहे हैं आप, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है, ऑप्शन नंबर, चेंज इन द सेविंग पर यूनिट चेंज इन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि भाई या तो तुम कंजम्पशन करोगे या सेव करोगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हो ना, या तो खर्चा करोगे पैसे को या तो उसको सेव करोगे, ठीक है, दोनों का जो सम आएगा वो 1 यूनिटी के बराबर आएगा, ठीक है, और तो कोई कुछ नहीं कर सकते हो ना, बताओ, और भी कुछ तरीका है। इन इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज इनवर्स यू शेप्ड कौन सा होता है, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, या फिर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो इट इज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, कुछ इस तरह का बनता है आपका ये, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज, तो अभी हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले ही क्वेश्चन बताया, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नो, इंडिविजुअल में जब हम आते हैं तो इसको माइक्रो बोलते हैं। अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इंडिविजुअल, नो, इंडिविजुअल सीधे हटा दो। अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द मेथड्स ऑफ प्रॉफिट्स, अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, कंप्लीट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल दूं कि आप एक पूरे फॉरेस्ट को पढ़ रहे हो, पूरे जंगल के बारे में पढ़ रहे हो, एवरग्रीन फॉरेस्ट, लेकिन फिर वही मैं बोल दूं नहीं हम तो एवरग्रीन का जो सिंचोना पेड़ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि सिंचोना की छाल से क्विनाइन दवा बनती है जो कि मलेरिया के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो माइक्रो हो गया। लेकिन मैं अगर पूरा एवरग्रीन पढ़ रहा हूँ तो मैक्रो हो गया, ऐसे याद कर लो। गिफेन गुड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, गिफेन गुड क्या होते हैं, तो गिफेन और वेबलेन दो तरह के ऐसे गुड होते हैं जो डिमांड कर्व को वॉयलेट करते हैं। कैसे, तो डिमांड कर्व ये बोलता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का डिमांड कम होगा। गिफेन गुड में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है।
और वेबलेन गुड में भी यही होता है। तो गिफन गुड वो गुड होते हैं जो गुड्स ऑफ नेसेसिटी होते हैं और उनका कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। जैसे कि मैं चावल खाता हूँ तो चावल का सब्स्टिट्यूट क्या ही है, तो फिर अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं दूसरी चीज़ों, चावल का प्राइस बढ़ेगा तो मैं दूसरी चीज़ों पे तो खर्च कर नहीं पाऊंगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिर चावल का ही कंजम्पशन करूँगा। प्राइस बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा। गिवन गुड्स आर गुड्स ऑफ नेसेसिटी। तो इनकम इफेक्ट हैज़ नो रिलेशन टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज होते ही, ठीक है, हाँ ध्यान रखना अब ये भी है, ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है ना इनके, तो सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट है वो बहुत कम रहेगा, इनकम इफेक्ट स्ट्रांग रहेगा। और होता ये है कि जब मेरी इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ठीक है, काफ़ी वियर्ड एग्जांपल आ गया था, ठीक है, अभी मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं मान लो कि पार्ले जी बिस्किट खाता हूँ, ठीक है, तो मेरी इनकम बढ़ी, ध्यान सुनना, मेरी इनकम बढ़ी, मैं पार्ले जी खाता हूँ भी, मेरी इनकम बढ़ गई, तो कायदे से तो मेरी इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ी है। लेकिन मैं पार्ले जी से शिफ्ट हो जाऊंगा किस में, ओरियो में ठीक है, क्योंकि महंगा है थोड़ा सा, सिंपल। तो इनकम बढ़ने से डिमांड घट गई अगर हम देखें तो पार्ले जी की, तो क्या है, तो इनकम इफेक्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है गिफन गुड के केस में। वेबलेन गुड्स जो होते हैं, वेबलेन गुड्स ये होते हैं, वेबलेन गुड्स होते हैं जो लग्जरी गुड्स होते हैं, इनमें भी फेल हो जाता है डिमांड कर। जैसे कि आपका आईफोन हो गया, तो आईफोन में क्या है कि अगर जितना ज़्यादा प्राइस होता है तो उतना ही ज़्यादा लोगों को अच्छे लगते हैं कि अच्छा इतना प्राइस है, तो जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ती है आईफोन के केस में। तो ऐसे ही हमारे होते हैं लग्जरी वाले, ठीक है, लग्जरी गुड बोलते हैं इनको, वेबलेन गुड्स। हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्रशांता चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ जर्नल, इन्होंने एक जर्नल की भी शुरुआत करी थी और उस जर्नल का नाम था संख्या। इनका जो जन्म दिवस होता है, इनका जो बर्थडे होता है वो होता है 29 जून को, और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे। इन्हीं के मॉडल पे सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था, और इनको जो है हम बस ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When we divide the NNP by the total population of a nation we get, जब नेट नेशनल प्रोडक्ट को पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो व्हाट डू वी गेट? तो वी गेट दी पर कैपिटा, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया नेट से ग्रॉस में जाना है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, देन आप नेट से ग्रॉस में जाएंगे, क्योंकि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन घटाना पड़ता है। तो आंसर इज पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन नंबर डी, पर कैपिटा। टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड करोगे तो हर एक इंडिविजुअल की एक तरह से जो एवरेज इनकम है वो निकल के आ जाएगी। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाई, सबसे पहला राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। VKRV की अगर बात करेंगे तो एक चीज़ इनके रिगार्डिंग याद रखना कि इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच लगाया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच लगाया था VKRV राव ने, दादा भाई और इन्होंने ध्यान रखना 2 सेक्टर इकोनॉमी क्लासिफिकेशन भी दिया था, 2 सेक्टर इकोनॉमी। दादा भाई नौरोजी जी का रिगार्डिंग हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा था? इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात करी थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडियन वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं इंडिया से ब्रिटेन में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नौरोजी जी की बात करेंगे तो 1866 में ही फॉर्म द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ही ऑल्सो फॉर्म द रहनुमाई मजदान सभा अलॉन्ग विथ नौरोजी फुरदोनजी एंड SS बेंगोली। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही चेयर्ड द 3 सेशंस ऑफ कांग्रेस। और दूसरा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने हेड किया था 1906 का, जो कलकत्ता में हुआ था, आपको पता है, उसमें 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे। कौन कौन से बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइंस द रियल नेशनल इनकम? तो रियल नेशनल इनकम कौन डिफाइन करता है? रियल का ऑपोजिट क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल जो होता है वो करेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। नॉमिनल का मतलब होता है
जिसमें कि विच इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि जिससे हमने इन्फ्लेशन को घटाया नहीं हुआ, इन्फ्लेशन को हटाया नहीं हुआ, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। इफ़ वी रिमूव द इन्फ्लेशन तो हमें क्या मिलेगा, रियल नेशनल इनकम मिलेगी, जो कि कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है बाय डिसाइडिंग और बाय फिक्सिंग अ बेस ईयर, जिसमें कि एक हम बेस ईयर फिक्स करते हैं। ये बेस ईयर अभी करंट में 2011-12 है, लेकिन अभी एक कमेटी का गठन किया गया है इसको रिवाइज करने के लिए टू 2022-23। ठीक है, इस अभी मोस्ट ऑब्ली रिवाइज हो भी जाएगा ये। स्वदेशी स्वराज बॉयकॉट एजुकेशन बिल्कुल सही, और एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी आपका बना था। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस डिफ्लेटर। ठीक है, प्राइस डिफ्लेटर जिसको कि हम जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं जीडीपी डिफ्लेटर लिख देता हूँ, जिसको मुद्रास्फीति कारक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं। इट इज़ इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी ग्रोथ आफ्टर 1991? 1991 के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया? क्योंकि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर को बेनिफिट हुआ, एंड आईटी सेक्टर कम्स अंडर सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी। वी शुड कंसिडर ओनली द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स वाइल एस्टिमेटिंग द जीडीपी बिकॉज, तो हम सिर्फ फिनिश्ड गुड को ही क्यों लें, हम क्यों ना इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड कर लें ना। व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? तो इंटरमीडिएट गुड्स ये होते हैं जिनमें अभी प्रोसेसिंग होगी, जिनमें अभी दे वुड गो अंडर प्रोसेसिंग टू बिकम द फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से, चाय पत्ती ये जो आप घर में कंजम्पशन कर रहे हैं, ये फिनिश्ड है या इंटरमीडिएट है? जल्दी बताओ। तो फिनिश्ड गुड को इसीलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड्स दी नहीं, द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, यानी कि फिनिश्ड में ऑलरेडी इंटरमीडिएट की जो वैल्यू वो इंक्लूडेड है। अगर आप इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? तो चाय पत्ती जो हम घर में कंजम्पशन करते हैं वो फिनिश्ड गुड है, लेकिन चाय पत्ती जो होटल वगैरह में और ये सब ढाबे वगैरह में यूज़ होती है वो इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि अब ध्यान रखना कि ये जो चाय पत्ती है आपके घर में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं उसकी, बेचोगे नहीं उसको, जाके पी लोगे। लेकिन ये होटल वाला ढाबे वाला वो बेचेगा आपको, यानी कि अभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। ठीक, तो अगर हम ये इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग का पाप हो जाएगा। ये पाप नहीं करना होता है डबल काउंटिंग का। अच्छा ये बताओ कि नेशनल इनकम में क्या हमारी जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जैसे हमारी मम्मी लोग होती हैं, तो क्या इनकी इनकम इंक्लूड होती है जो लोग काम करती हैं? What was a significant limitation of the Indian financial system before the enactment of the Banking Companies Act of 1949? तो किस अर्थशास्त्र, एक सेकेंड बुक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट, तो क्या सही आंसर होगा? यहाँ पर आंसर पहले बताता हूँ, नहीं इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो देर वॉज नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी रेगुलेशन फॉर कमर्शियल बैंक्स इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स वर बैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, एंड द कंपनीज एक्ट ऑफ 1913 रिक्वायर्ड हाई कैश रिजर्व्स फॉर बैंक्स लिमिटिंग देयर ग्रोथ। तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई डिड नॉट हैव अथॉरिटी टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 35 पे आते हैं। 35 है मैच दी कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड, इसका ए आंसर होगा यार। ठीक है, आंसर इसका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, देयर वॉज नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, क्योंकि ये जो एक्ट था आपका 1949 का, इसने पावर दी थी आरबीआई को कि कमर्शियल बैंक को अब रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो इससे पहले रेगुलेशन नहीं होता था, जो अब होने लगा 1949 के बाद, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अब इसको करते हैं, जल्दी से करिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर, पर्सनल इनकम, एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन, और जो टैक्स के बाद, टैक्स हटाने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। 3412 डैश इज द मनी दैट इज अवेलेबल फ्रॉम एन इंडिविजुअल सैलरी आफ्टर ही और शी पेज लोकल, स्टेट एंड फेडरल टैक्सेस। तो अभी जैसे मैंने बताया, टैक्स भरने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अच्छा, पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम का क्या रिलेशन होता है? तो नेशनल इनकम में हम हटाते हैं या फिर घटाते हैं इनकम, क्या? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, और जोड़ते हैं इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आपका कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, ठीक है, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स। यहाँ पर आ जाएगा आपका जैसे कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में जैसे कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कॉलरशिप के क्या आपने अर्न करी है क्या? ना, वो तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर रही है आपको ऐसे ही मुफ्त में। सब्सिडी जो मिलती है, आपने क्या उसके एवज में कोई सर्विसेज दी है? नहीं, बस मुफ्त में मिल रही है। तो ये सब ट्रांसफ़र पेमेंट, इनको जोड़ते हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इन सबको घटाते हैं। और PDI क्या होता है? PDI मतलब प्रयोज्य है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जब हम पर्सनल इनकम से टैक्सेस को घटा देते हैं। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कब होगी? इक्विलिब्रियम तभी एग्जिस्ट करता है जब डिमांड और सप्लाई दोनों जहाँ पर मैच करते हैं, ठीक है। तो वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाई, तो भारत में राष्ट्रीय आय कौन की गणना कौन करता है? तो ये करता है CSO, जो कि अभी NSO हो चुका है, ठीक है, जो कि किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के चक्राकार प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है, बताओ जल्दी से। ठंडा पानी पी लो तो एकदम गले में खराश हो जाती है। बताओ भैया। सर्कुलर इनकम, मौसपी, दीपांशु, बिल्कुल, तेजस, रिया, अर्नब गोस्वामी, अच्छा अर्नब कर हो आप, ओके, ऋषि, शाक्या, नेहा चौधरी, सबका सही है। चलो, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये बोलता है कि जहाँ पर क्या करें हम, ये मान लें ये फर्म्स और हाउस होल्ड हैं, कोई फॉरेन इनकम कुछ नहीं आ रहा है, ना तो कुछ कहीं बाहर जा रहा है, ना तो कोई अंदर, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, बस फर्म से हाउस होल्ड है। तो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। तो ये जैसे कि फर्म है, ठीक है, ये हाउस होल्ड है, तो ये ज़मीन देगा इस फर्म को कि लो भैया हमारी ज़मीन है, लोग काम कर लो इस पर। लेबर ये लोग जो आदमी लोग हैं, ठीक है, आदमी लोग, ठीक है, ये सब काम करेंगे, लेबर है। कैपिटल ये बैंक के पास जाएगा, कौन? एंटरप्रेन्योर, और पैसा लेगा और अपना दिमाग लगाएगा, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं हम, ठीक है, क्लियर। तो लैंड जो इसने ज़मीन ली, ज़मीन जो ली, उसमें ये हाउस होल्ड को क्या देगा? हाउस होल्ड को ये देगा क्या? ये देगा रेंट। लेबर को देगा वेजेस। कैपिटल जो लिया है बैंक से उसमें भरेगा ब्याज, और एंटरप्रेन्योरशिप उसने करी है तो उद्यमिता, तो उसमें कमाएगा प्रॉफिट। इनको बोलते हैं क्या? फैक्टर इनकम। तो ये गई कहाँ? हाउस होल्ड में, ठीक। अब हाउस होल्ड क्या करेंगे? हाउस होल्ड जो फर्म ने प्रोड्यूस किया है, मान लो ब्रेड प्रोड्यूस करी है, तो ब्रेड के लिए पैसा देंगे, ब्रेड सारे सब खरीदेंगे, सब लोग ब्रेड खरीदेंगे, तो जो इनको पैसा मिला वो उन्होंने खर्च कर दिया, ठीक, क्लियर। तो कंजम्पशन में खर्च कर दिया, जो इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज ये सप्लाई करेगा और ये कंजम्पशन करेंगे उसका, ठीक। तो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको बोलते हैं फैक्टर इनकम्स, ठीक। अब इस सर्कुलर फ्लो में अगर हम पैसा डाल दें बाहर से, या पैसा इसको निकाल लें जो एक इस फ्लो ऑफ इनकम में ना घूमे,
तो अगर डाल दें एक्स्ट्रा तो उसको बोलेंगे इंजेक्शन, और अगर ये पैसा पूरा फ्लो ना हो, रुक जाए कहीं पे, तो बोलेंगे लीकेज। अब लीकेज कैसे हो सकता है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन ना करके सेव कर लें। अभी हम सर्कुलर फ्लो में ये अज्यूम करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, चक्री प्रवाह में, कि कोई 1 रुपया सेव नहीं कर रहा है, पूरी ब्रेड खरीद रहा है, सबकी ब्रेड ही खरीद रहा है बस, और ये पूरा सामान निकाल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो पूरा ऐसे घूमता रहेगा। क्लियर? तो सेव अगर कर लिया इन्होंने तो क्या करेंगे, ये पैसा तो रुक गया, घूम ही नहीं रहा, तो सेविंग जो है वो लीकेज होगी। अब मान लो किसी ने कुछ इंपोर्ट कर लिया, किसी सामान को, ब्रेड को इंपोर्ट कर लिया, तो ब्रेड तो यार इसने प्रोड्यूस किया था, तो ब्रेड के लिए पैसा बाहर चला गया, पैसा अपना बाहर चला गया, लीकेज हो गया, पैसा आ ही नहीं रहा यहाँ पर, इसको बोलते हैं लीकेज। लेकिन मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डाल दिया, लो भैया, तो उसको इंजेक्शन बोल देंगे। हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया किसी चीज़ को, तो पैसा और आ गया, इसको भी इंजेक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो सेविंग एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्शन टू द फ्लो, सर्कुलर फ्लो, ये गलत है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंजेक्शन, बट सेविंग आपका इंजेक्शन नहीं, लीकेज होता है, इसलिए गलत है ये। क्या समझे? द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हायर लेवल्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज मेड अप ऑफ 2 words, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक, ऐसे केस में क्या होता है, जो फिलिप्स कर्व होता है वो एकदम फेल हो जाता है। फिलिप्स कर्व फेल इसलिए हो जाता है बिकॉज फिलिप्स कर्व बोलता है कि जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ही कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जितना ज़्यादा मुद्रास्फीति होगी उतना ही कम बेरोजगारी होगी। लेकिन स्टैगफ्लेशन के केस में बेरोजगारी भी खूब है और मुद्रास्फीति भी खूब है। ठीक, इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है? इन्फ्लेशन होता है जनरल राइज इन दी प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी कि सामान के जो मूल्य हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हो जाना, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन गैप तब आता है जब डिमांड बहुत भयंकर हो सप्लाई के कंपैरिजन में, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन गैप। Which of the following statement is true regarding the disinflation? तो अब स्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Now there are certain terms, जैसे कि इन्फ्लेशन, अभी मैंने बताया कि चीज़ों के जो दाम बढ़ते हैं, जैसे कि आज से 10 साल पहले जो चीज़ मान लो 100 रुपये मिलती थी, आज वो 200 रुपये मिल रही है, सिंपल इन्फ्लेशन है ये। ठीक है, इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन, जहाँ पर चीज़ों के प्राइस घट जाएं। ठीक, ये लिखा हुआ है डिसइन्फ्लेशन, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन की रेट गिर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5% का इन्फ्लेशन है अभी, ठीक, वो हो सकता है अगले साल 4% हो जाए, अगले साल 3% हो जाए, तो उसकी रेट गिर रही है। ये नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन तो अभी भी है 3% का, लेकिन उसकी रेट गिर रही है। तो अ सिनेरियो व्हेन इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ ओनली अ फ्यू कमोडिटीज, नो। अच्छा, यहीं से एक इन्फ्लेशन आता है, दैट इज व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो एन ओवरऑल डिक्रीज इन द, ये होता है डिफ्लेशन। ठीक है, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट अ स्पेसिफिक पीरियड। कोर इन्फ्लेशन इज जहां पर हेडलाइन इन्फ्लेशन या फिर सिंपल इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब सबका, ठीक है, माइनस जो वोलेटाइल गुड्स होते हैं आपके, जैसे फूड, एनर्जी, ये सब जो होते हैं, इनको हटा देने पे, इन सब का इन्फ्लेशन हटा देने पे हमें कोर इन्फ्लेशन की प्राप्ति होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगला है तबाइत सिर्फ मेरी ही खराब है या किसी और की भी? शर्मा जी, आपकी तबीयत से दूसरों को क्या लिंकेज है? Which of the following product price if increases, then consequently many product price will also increase, which result in inflation? तो इसमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बढ़ने से, तो उसमें तो इन्फ्लेशन आ ही रहा है, बल्कि बाकियों में भी आएगा इन्फ्लेशन। तो ये है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, इसमें अगर इन्फ्लेशन होगा तो बाकी चीज़ों में भी आएगा, क्योंकि पेट्रोलियम पे पूरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है। ट्रांसपोर्ट, अब मान लो ये जो प्याज, टमाटर, ये सब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, इतनी सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम में इतनी सारी चीज़ें डिपेंडेंट है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में डिपेंडेंट है, तो पेट्रोलियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 43rd, व्हाट इज़ द एम्पिरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी, वेज एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नोन एज? रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी
एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है? फिलिप्स कर्व दिखाता है आपका। क्या बोलता है कि इन्फ्लेशन जितना होगा अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमने देखा था स्टैग्नेशन के केस में ये जो स्टैगफ्लेशन के केस में ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, फेल कर जाता है फिलिप्स कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर इंक्रीज इन द प्राइसेस इन इंडिया? तो किसका यूज़ किया जाता है? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा CPI, इंडस्ट्रियल वर्कर। अभी CPI क्या चीज़ होती है? तो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं सर, इन्फ्लेशन को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि होल सेल प्राइस इंडेक्स होता है WPI। ये इसमें जो है इन्फ्लेशन को होल सेल लेवल पे चेक किया जाता है और इसको कैलकुलेट करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। ये क्वेश्चन आपका NTPC का ही है। ओके, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। ठीक है, इसमें जो बेस ईयर है वो अभी करंट में 2011-12 है, और इसमें हाईएस्ट वेटेज जो दिया जाता है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपसे पूछता है किसको दिया जाता है? हाईएस्ट। तो ध्यान रखना, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को दिया जाता है सबसे ज़्यादा वेटेज, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। कितना वेटेज दिया जाता है? रफली 64.2% मिलता है। अब वहीं पे एक तरह का होता है जिसको हम बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें हम कंज्यूमर लेवल पे चेक करते हैं। कैलकुलेट कौन करता है इसको? NSO, जो कि अभी बताया मॉस्पी के अंडर में आता है, जो कि आपकी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। बेस ईयर यहाँ भी 2011-12 है। यहाँ पे जो हाईएस्ट वेटेज मिलता है वो फूड एंड बेवरेजेस को मिलता है। ठीक, फूड एंड बेवरेजेस को मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। What do you call an economic contraction followed by an expansion? Economic contraction हुआ then expansion हुआ, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट नो, अडैप्टिव एक्सपेक्टेड नो, बिजनेस साइकिल। ठीक है, एक्सेस डिमांड लीड्स टू, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्या होगा बताओ? एक्सेस डिमांड से बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशनरी गैप भी बढ़ेगा। अभी मैंने बताया था इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू सप्लाई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ A and B। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स? तो डिफरेंट तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। साइक्लिकल जो होता है, चक्रीय, ये मेनली रिसेशन के टाइम पे देखने को मिलता है। मंदी, जैसे 2008-9 में आई थी मंदी, जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ, काफ़ी लोगों की जॉब सबकी चली गई, फिर एक टाइम पे जॉब सबको मिल जाती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है वो 5 साल बाद, 8 साल बाद, कि सब लोग की जॉब चली जाती है अक्रॉस दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि वो सब इफेक्ट चक्रीय है, मतलब कि कहीं पे एक सेक्टर, मतलब कहीं पे एक कंट्री की इकोनॉमिक ध्वस्त हुई तो पूरा हर जगह का ध्वस्त होने लगता है धीरे धीरे। तो वो साइक्लिकल जो हमें रिसेशन के टाइम पे देखने को मिलता है। सीजनल इसी का एक सब टाइप बोल सकते हैं, जो कि मेनली हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, रूरल इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक सीज़न में तो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बाकी फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है। ठीक है, बाकी बाद में फिर क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है। जैसे कि बुआई कटाई के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बाकी टाइम पे नहीं है। स्किल जो आपके पास है और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर उसके बीच में गैप है तो उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। फ्रिक्शनल जो होता है, जब आप जॉब स्विच कर रहे हो, आपके पास जॉब तो है लेकिन आप बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसको फ्रिक्शनल बोलेंगे। तो इसीलिए इसको वॉलेंट्री, यानी आप अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड हैं तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, या फिर सर्च, आप अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं तो इसको वॉलेंट्री या फिर सर्च अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? छिपी हुई बेरोजगारी। RPF 2025 छिपी हुई है, दिख नहीं रही है तो लेकिन दिख नहीं रही है। वर्कर्स आर हाईली स्किल्ड बट अनएम्प्लॉयड। नो, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन द जॉब दैन रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। जैसे कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड में 10 लोग लगे होंगे, लेकिन अगर उनमें से हम 5 को हटा दें तो भी फील्ड से उतना ही प्रोडक्शन निकलेगा, उतना ही प्रोडक्टिविटी रहेगा जितना 10 लगे हुए थे। यानी वो जो बाकी के 5 थे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वॉज 0, बस लगे हुए हैं खुरपी लगा लेके। एक फैक्ट्री है, वहाँ पर लगे हुए हैं 50 वर्कर, लेकिन अगर उनमें से हम 10 को हटा भी दें तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्राइस कंट्रोल, तो 50 सवाल हो चुके हैं, यानी आधे सवाल हमारे ख़त्म हो चुके हैं। बाकी के आधे सवाल देखते हैं। ठीक है,
प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग आर डायरेक्ट कंट्रोल इन मेजर्स टू चेक डैश। मूल्य नियंत्रण और राशनिंग डैश को रोकने के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय है। बता जल्दी से। खुरपी। खुरपी बोलते हैं हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? समझ तो गया होगे। खेत में खुरपी थोड़ी ना काम करता है। हाँ, खेत में नहीं काम कर देता है थोड़ा बहुत, तो अगर घास वास लगी है थोड़ी सी, तो मेड़ वेड़ पे अगर घास लग गई है तो उसको छीलने का काम तो आ ही सकता है, लेकिन मेड़ में घास कौन छीलता है भाई, है। प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग, तो ये सब किस में आते हैं सब? हाँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल, कि भाई प्राइस को कंट्रोल में रखते हैं। राशनिंग करते हैं। राशनिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप हर सेक्टर में स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, उसको राशनिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ फॉर्मल डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी पर औपचारिक आंकड़ों का स्रोत नहीं है? रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, रिपोर्ट्स बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या फिर नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट्स। तो सही आंसर होगा यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच ऑल अवेलेबल लेबर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल। इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर एक मैं कर्व आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो देखो, प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है थोड़ा इसी से संबंधित है कुछ कुछ, कि जैसे हमारे पास क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब जैसे मुझे दो चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, मेरे पास एक पार्ट ऑफ लैंड है, ठीक है, तो कॉफ़ी या फिर शुगर का प्रोडक्शन। और सर ज़मीन में शुगर कैसे प्रोड्यूस करें? भाई गन्ने से बनता है ना, तो गन्ना और कॉफ़ी, ठीक। तो मान लो कि कॉफ़ी, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पैसा लिमिटेड है, सारी चीज़ें लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है सब कुछ। तो मैं या तो जैसे मैं कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो शुगर का घटाना पड़ेगा, शुगर का बढ़ाऊंगा तो कॉफ़ी घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स बेटा कि हम कॉफ़ी और शुगर को एकदम इस तरह से फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। क्या कर रहे हैं? फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जितना यूटिलाइज किया सकता है। अगर मेरा यहाँ पर लाई कर रहा है प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि ये अंडर यूटिलाइजेशन को दिखा रहा है कि अभी पूरा यूटिलाइज्ड नहीं है, कुछ और का भी बढ़ाया जा सकता है प्रोडक्शन। और यहाँ पर है तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी से। अगर ये अंडर यूटिलाइजेशन है तो ये क्या होगा? बहुत सिंपल है, जल्दी से बताओ। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जितना है रिसोर्स उसको फुली यूटिलाइज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में, तो इसको क्या बोलेंगे? ओवर यूटिलाइजेशन। डंडा कहाँ गया मेरा? है हाँ, काफ़ी लोगों ने सही बताया, राखी ने सही बताया, ओवर। बेटा कॉस्मिक, बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओवर यूटिलाइज क्या होता है? ओवर यूटिलाइज क्या होता है? फुल यूटिलाइज हो गया, अब ओवर यूटिलाइज कैसे कर लोगे तुम? नहीं, कैसे कर, कैसे तुम लोगे? हम बता रहे तुम्हारे पास इतना लैंड है, 10,000 रुपये हैं, तुमने सब कुछ खर्च कर लिया, पूरी ज़मीन, अब कर क्या लोगे तुम? हैं नहीं, क्या कर लोगे तुम? बताओ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? हैं जल्दी से बताओ। रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स जॉब्स इन, तो ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में निम्नलिखित नौकरियां शामिल हैं। फिशिंग, अच्छा पैसा कम दोगे बेटा। तेज प्रताप, बहुत तेज हो रहा हो तुम्हें तो। अच्छा रोड के साइड में कर लोगे। तेज तो हो तुम लोग, बस तुम्हारी तेजी यहाँ नहीं चलती, बाकी तो हर जगह तेजी चलती है। तो रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड जॉब इन, तो किस में होती हैं? रूरल भी है, नॉन फार्म है, फार्म में नहीं होती हैं, मतलब फार्म में नहीं होती हैं, बाकी जगह होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला टू फाइंड दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप कैसे निकालोगे? तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं अपॉन टोटल कितना लेबर फोर्स है इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, नेशनल रूरल हाउसिंग मिशन है ये।
द बजट ऑफ एनी गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज, तो बजट क्या चीज़ होती है, और बजट जरा बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है, जल्दी से बताओ जल्दी से। तो किसी भी सरकार का बजट इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, वीकली स्टेटमेंट नहीं होता है, एनुअल स्टेटमेंट होता है, बाइनल नहीं होता है, बस खत्म हो गया। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेसीट, रेसीट का मतलब होता है गवर्नमेंट को कितनी इनकम हुई एंड एक्सपेंडिचर कितना खर्चा किया। आर्टिकल कोई नहीं है जिसमें बजट वर्ड मेंशनड हो। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण। सिलेक्ट, और ये प्रेसिडेंट के नाम पे रखा जाता है बजट, आपको याद होगा। आर्टिकल 112 क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट शैल कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर की बात करें, कब शुरू होता है कब खत्म होता है, बताइए हो तो जल्दी से, कब शुरू होता है कब खत्म होता है। तो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, ध्यान रखना, वित्तीय वर्ष। Select the correct statement. An annual statement of the government's fiscal revenue and fiscal expenditure is known as fiscal budget. Correct बताना है, ठीक है। The amount collected by the government in the form of interest, fees, dividend is known as tax revenue receipt. No, इसको non tax बोलते हैं। Fiscal deficit is shortfall in government's income compared to its spending. Yes, ठीक है। Capital budget is not a part of the government budget. बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल होता है पार्ट। नाउ द डिफरेंस तो हम पहले समझ लेते हैं कैपिटल और रेवेन्यू जो क्या होता है, ठीक है। तो जो बजट होता है, बजट, ये जो बजट होता है ये 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो रेवेन्यू पार्ट होता है और एक कैपिटल पार्ट होता है, राजस्व और पूंजीगत। इसको हम 2 पार्ट पे डिवाइड करते हैं, रिसीट यानी इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। कैपिटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेसीट यानी कि कैपिटल रेसीट इनकम और कैपिटल खर्चा। तो ध्यान ये रखना इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है टैक्स का पैसा और नॉन टैक्स का पैसा। टैक्स के पैसे में डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, सारे तरह के टैक्स। नॉन टैक्स का पैसा होता है गवर्नमेंट ने किसी को ब्याज दे रखा है, तो उसमें जो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है तो जो उस पर ब्याज कमाएगा, ठीक है। कोई गवर्नमेंट के PSU हैं, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके डिविडेंड मिलेगा उसको, वो पैसा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। ये नॉन टैक्स का पार्ट है, जैसे टैक्स है तो नॉन टैक्स, ठीक। खर्चे में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो गवर्नमेंट ने लोन लिया होगा उस पर जो ब्याज भरना होगा वो। गवर्नमेंट जो सैलरी, वेजेस, पेंशन जो देगी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। कैपिटल रिसीट में क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट अगर कोई सेल कर रही है, ठीक है, सेल कर रही है अपने एसेट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, जहां पर वो अपनी हिस्सेदारी बेच देती है किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या फिर वो कोई लोन ले रही है, ठीक। एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोन चुकता करना या लोन देना। लोन चुकता मतलब पहले लिया था उसको दे दिया, रीपे कर दिया, या फिर लोन का रीपेमेंट भी और लोन का ग्रांटिंग भी, ठीक, दोनों आ जाएंगे इसमें। इसमें आता है आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जब आप कोई डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, रोड, स्कूल्स, कॉलेजेस, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ से या तो अपना एक एसेट क्रिएट कर रही है, एसेट क्रिएशन होता है, या अपनी लाइबिलिटी कम कर रही है। कैसे कम कर रही है, लोन को ग्रांट करके दे के एसेट क्रिएट कर रही है, और लोन चुकता करके अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर रही है। एसेट का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ज़मीन है, तो मेरे लिए एसेट है, पूंजी है, कभी भी इसको बेच के पैसा ले सकता हूँ मैं, ठीक है। मैंने किसी से उधार ले रखा है, वो लाइबिलिटी है, मुझे उसको पे करना होगा, ठीक है, और ब्याज के सहित पे करना होगा उसे। लेकिन जो ग्रांट देती है ना गवर्नमेंट, ग्रांट, क्या बोल रहे हैं, अनुदान किसी राज्य सरकार को, तो सब इसमें आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ कि कैपिटल रिसीट में क्या हो रहा है, या तो एसेट क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी जा रही है, और एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल रिसीट में क्या हो रहा है, एसेट जा रहा है या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। एसेट जा रहा है या लोन आप लोगे तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी। यहाँ पर रेवेन्यू वाले में एसेट और लाइबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है, रिमेंबर दैट। The difference between the government's total expenditure and its total receipts excluding the borrowings is called as, आप borrowing को हटा देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कार लाइबिलिटीज एंड टैक्सी एसेट। अच्छा चलो, क्या लिटिल मैन, पहली बात तो लिटिल मैन नहीं, लिटिल बॉय है।
लिटिल मैन में PYQ खाली 2024-25 के हैं क्या मुस्कान जी? नहीं, खाली 2024-25 के नहीं है, भर भर के 2024-25 के हैं और 2023-22-21 सब के हैं। ठीक है, लगभग 8,000 लगभग 8,000 क्वेश्चंस हैं। अब खुद सोच लो, 8,000 किसी किताब में नहीं होंगे, जो बाकी किताबें चलती भी हैं किसी में नहीं होंगे, और सोल्यूशन भी जैसा लिटिल बॉय में वैसा किसी में नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। शॉर्ट क्रिस्प एंड जितना नीडेड है उतना ही, ठीक है। और खासकर आप मुझसे पढ़ो तो फिर तो मतलब वही सोल्यूशन आपको सबसे फिट करेगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, क्या बोलते हैं इसको? तो देखो, 3 तरह का बजट होता है। एक होता है बैलेंस्ड बजट, ठीक, एक होता है सरप्लस बजट, और एक होता है डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड होता है जहां पर आपके खर्चे इज इक्वल टू आपकी इनकम। सरप्लस होता है जहां पर आपकी रिसीट दैट इज इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट होता है जहां पर आपके एक्सपेंडिचर खर्चे आर ग्रेटर देन रिसीट। सिंपल ना। डेफिसिट जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। मैं टोटल एक्सपेंडिचर, अब डेफिसिट है मतलब कि मेरे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है रिसीट से, तो एक्सपेंडिचर में रिसीट को घटाऊंगा, एक्सपेंडिचर से घटाऊंगा। तो अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को घटाऊं तो मुझे मिलेगा बजट डेफिसिट। क्या मिलेगा? बजट डेफिसिट। लेकिन रिसीट में मैंने कैपिटल रिसीट को भी इंक्लूड कर रखा होगा और मैंने लोन को भी इंक्लूड कर रखा होगा, लेकिन लोन तो यार रीपे करना पड़ेगा, लोन तो मुझे रीपे करना पड़ेगा। ये इनकम दिख तो रही है लेकिन एक्चुअल में इनकम है नहीं। तो अगर मैं इनकम, ये बोरोइंग हटा दूं, यानी लोन हटा दूं, तो उस तरह के घाटे को बोलते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। और अगर मैं इसमें से फिस्कल डेफिसिट में से जो मैं ब्याज भर रहा हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट, ये अगर घटा दूं तो प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा आ जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट होता है जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट घटा देंगे आप, सिंपल। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने सिर्फ रेवेन्यू रिसीट और आप क्या करते हैं इसमें इंटरेस्ट को हटा देते हैं, तो वो आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। इंटरेस्ट को हटाने पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। याद रहेगी इतनी चीज़ कि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट घटा देंगे, बजट डेफिसिट आता है जो कि हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को जितने भी घाटा होता है, जितने का भी डेफिसिट होता है, बोरो कर लेती है, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो आएगा। लेकिन आप बोरोइंग को हटाओ, लोन को हटाओ आप, ठीक है। ये जो लोन होते हैं, बोरोइंग होती हैं, इनको हम बोलते हैं डेट क्रिएटिंग एसेट। तो इसको हटाना होता है, डेट क्रिएटिंग एसेट को। 60th, a receipt that does not lead to a claim on the government is known as, गवर्नमेंट पे क्लेम नहीं बिठाती है, यानी कि गवर्नमेंट को उसको रीपे नहीं करना है, दैट मीन्स को वो रेवेन्यू रिसीट होती है। टैक्स का पैसा, नॉन टैक्स का पैसा, उसमें गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता, लेकिन कैपिटल रिसीट वाला पार्ट, लोन वगैरह, वो पे करना होता है, वो गवर्नमेंट पे क्लेम चढ़ाती है। In the government budget, when the expenses made by a nation are more than the sources of income, then the difference between the income and expense is termed as, उसको हम बोलते हैं simple budget deficit. Which of the following is or are a capital receipt for the government? Capital receipt क्या है बताओ भैया जल्दी से। Capital receipt अभी बताया। इनमें से कैपिटल रिसीट कौन सा है? लोन्स टेकन बाय अ गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, यस। एक सेकेंड। बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूट्स, यस। ठीक। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट, यस। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट का सही एक्सप्लेनेशन क्या है? हिंदी मीडियम को कितने दिन और लगेंगे बोल दीजिए ना आकाश जी। बस थोड़े दिन लगेंगे। लिटिल बॉय का तो आई थिंक आ जाएगा 4-5 दिन में ही, जितना मुझे लग रहा है, और बाकी फैटमैन भी 7-8 दिन में, ठीक है। फिजिक्स का वन शॉट अभी हुआ नहीं तो दिखेगा कहाँ से? IMF ने यार काफ़ी, पाकिस्तान की काफ़ी रिलाई कर दी वैसी जी ने यार, सुना है। Which of the following are the correct explanation of the term capital receipt? तो capital receipt क्या होता है? Receipts of the government which result in the reduction of the financial liabilities. The receipts नहीं, liability बढ़ती है, asset जाते हैं आपके capital receipt केस में।
The receipts that do not lead to a claim, no, they do lead to a claim on the government. The receipts of the grant given to the state government, the receipts of the government which create liability and reduce the financial assets. The government deficit can be reduced by, तो घाटा कैसे कम हो सकता है? RB NTPC 2022, तो अपने टैक्सेस को बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगी, और खर्चे कम करो तो टैक्स इंक्रीज करो और खर्चे कम करो. निर्मला सीतारमन बोलेंगे बस यही तो हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है. लेकिन खैर इस बार तो टैक्स कम किया है उन्होंने. What is a per unit tax? Per unit tax क्या होता है? प्रति इकाई कर. तो टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेस पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट. पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट में जो टैक्स लगता है उसको हम पर यूनिट टैक्स बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो अभी हम पढ़ रहे थे टैक्स के बारे में कि तो टैक्स दो तरह के होते हैं. टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, और एक होता है इनडायरेक्ट दैट इज अप्रत्यक्ष. कैसा? अप्रत्यक्ष. ठीक है. जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये डायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट होता है. इट इज़ डायरेक्टली पेबल टू गवर्नमेंट, इसलिए डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. यानी इसको आप पास ऑन नहीं कर सकते किसी और पे. इनडायरेक्ट टैक्स को पास ऑन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल GST वगैरह है. ठीक है. तो GST वगैरह अगर हम बात करें तो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो इसको पास ऑन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. ठीक है. किसी और पर वो होता भी वही है. ठीक है. डायरेक्ट टैक्स में अगर बात करेंगे तो इनकम टैक्स आएगा, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, हाँ, और GST हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम्स ड्यूटी हो गया, सब इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है. जैसे वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स हो गया, इनको हम पेपर टैक्स भी बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि इनका जो कलेक्शन है वो काफ़ी कम होता है. ये पूछता है आपसे कि कौन से पेपर टैक्स, और ये पूछता है कि क्यों बोलते हैं पेपर टैक्स. तो क्योंकि कलेक्शन इनसे कम होता है, मिनिमल होता है, इसलिए. तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन होगा? GST. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग GST. और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो मार्जिनल टैक्स रेट होती है, मार्जिनल टैक्स रेट इज़ ग्रेटर दैन दी एवरेज टैक्स रेट. अब ये समझ में आता तो ठीक, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद. कैसे समझा पाएंगे नहीं, कि थोड़ा सा डीप है. ठीक है. विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग. अगर आप समझ पाओ तो ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा. तो एवरेज टैक्स रेट कम रह जाएगा, मार्जिनल ज़्यादा होगा. नहीं कि फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम यू विल अर्न, फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम यू हैव टू पे अ ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपने पीछे पे किया, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स रेट बढ़ेगा. इनडायरेक्ट में क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल नेचर का होता है. ठीक है. ये सबको सेम पे करना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम. नॉट ट्रू रिगार्डिंग GST. July 1st is celebrated as a GST day by the Central Board of Excise and Customs is true. India has chosen Canada's structure of dual GST, जहाँ पर सेंट्रल स्टेट दोनों GST लेवी कर सकते हैं. GST कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बिल्कुल गलत बात है. डुअल GST में तो दोनों कर सकते हैं. फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST. सही है. व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? तो अभी बताए थे दो तरह के रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, तो टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स. नॉन टैक्स एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट? नो, लायबिलिटी नहीं होती है. रिकरिंग इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन टैक्सेस? यस. ठीक है. अब ये गलत नहीं है, लेकिन ये ओनली लग गया ना, इसलिए गलत है ये कि नहीं सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो इनकम अर्न करेगी, जिसको मैंने डिविडेंड बताया था, उसी को बोलते हैं. अरे भैया उसको थोड़ी ना बोलते हैं, सिर्फ उसके अलावा भी होते हैं रिकरिंग इनकम. जैसे कि गवर्नमेंट को ब्याज मिल रहा है लोन से, तो वो भी तो आएगा अदर दैन टैक्सेस. डैश टैक्सेस आर लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. कौन भारत में राज्य सरकार कौन सा लगाती? तो आपको भी पता है एक्साइज ड्यूटी लगता है लिकर पर. अभी आपको पता है मैंने एक वीडियो भी डाला था, टेस्मैक जो है तमिलनाडु की जो क्या बोलते हैं, जो एक कंपनी एक तरह से आप बोल सकते हो, वो पूरा स्टेट का लिकर विकर देखती. ईडी ने छापा मारा, मतलब छापा मारना चाहा, सुप्रीम कोर्ट ने हड़का दिया ईडी को कि बहुत हो रहा है तुम्हारा हर जगह. पहले दिल्ली में तुमने छापा मारा, केजरीवाल की सरकार गिरा दी. अब जो है तुम वहाँ पे पहुँचे स्टालिन की सरकार गिराने, बहुत हो गया है, ऐसा होने नहीं देंगे हम. जो द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दी अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी. तो अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी से कौन रिलेटेड है? तो आपका GST, ऑप्शन नंबर डी. 71. What is the method of taxation where taxes also increases with taxable income? बताओ भैया क्या बोलते हैं उसको, अभी बताया थोड़ी देर पहले.
जल्दी बताओ। हिंदी मीडियम बुक जितेंद्र जी जल्दी आने वाली हैं, कितनी बार रिपीट करवाओगे? सर कंप्यूटर का भी वन शॉट करवा दो। कितने लोग चाहते हैं? सुमित जी तो चाह रहे हैं, सुमित जी के अलावा और कितने लोग हैं चाह रहे हैं? तो मैं अमन सर से बोल दूंगा तो करवा देंगे। जल्दी लोग बताओ सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जहाँ आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका टैक्स भी इंक्रीज होगा रेट। आफ्टर इंडिविजुअल आफ्टर रिडक्शन ऑफ टैक्स व्हाट इज कॉल्ड रिमेनिंग इनकम? बता चुका हूँ, नहीं बताऊंगा अब। हु वॉज द फर्स्ट कंट्री? हो चुका है। इन विच ईयर वॉज द RBI एस्टैब्लिश्ड? बताओ जल्दी से, RBI कब स्टैब्लिश हुआ? हाँ, टोनी शार्क चाहते हैं, दीक्षा ठाकुर, ओके श्री राम। ये जो गुलाबी वाला हाथ है तुम लोग कहाँ से बनाते हो, कैसे बनता है ये देखो किसी ने बैंगनी हाथ 2 उंगलियों के साथ बनाया हुआ है रॉयल बंगाल ने। कोई बाबा डिले इसलिए कर रहा है क्योंकि एकदम से ना, अच्छा एकदम से ना हुआ क्या है कि बहुत सारे ऑर्डर्स एकदम आ गए हैं, तो इसी वजह से हमने क्या किया है, एक तो स्टॉक भी ख़त्म हो गया और थोड़ा रुकवा भी दिया। क्यों रुकवा दिया? क्योंकि भैया अभी इतने सारे ऑर्डर्स हैं कि डिस्पैच करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो इतना भयंकर इसे एकदम से रश क्रिएट हुआ है, उन्होंने बोला ऐसा रश हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है, तो वो जो रश क्रिएट हुआ उसकी वजह से वो डिस्पैचिंग उनको लग रहा था कि पहले इस टाइम पे कर देंगे, लेकिन फिर जब उनको देखा कि इतना सारा है तो उनको डेट आगे बढ़ानी पड़ी। तो इसलिए थोड़ा सा जो डिलीवरी डेट है थोड़ा सा डिले दिखा रहा है वो। आई नो कि एक्साइटमेंट है आपके अंदर, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। RBI कब स्टैब्लिश हुई थी? तो RBI स्टैब्लिश हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुई थी। और ये ध्यान रखना है आपको कि इसके जो पहले जो क्या बोलते हैं गवर्नर थे वो थे, वैसे तो अगर हम बात करें ओवरऑल तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन इंडियन की अगर बात करेगा तो CD देशमुख। अभी कौन है जल्दी से बताओ? ठीक है, अगर इंडियन की बात करेगा तो CD देशमुख। इसको बनाया गया था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ये RPF 2025 के इसी बार का सवाल है, ठीक है। तो इसको हिल्टन, और ध्यान रखना डेट भी 1 अप्रैल, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था इसको। ये 1926 में कमीशन बैठा था, उसके रिकमेंडेशन पे बना था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्रेजेंट इन द इंसिग्निया ऑफ RBI? के इंसिग्निया में कौन सा पशु है? तो इंसिग्निया अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको एक पाम ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है, जो ताड़ का पेड़ होता है, और साथ ही साथ आपको एक टाइगर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर C आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा वालों को टाइगर के बारे में पता था कि नहीं पता था? संजय मल्होत्रा है, बिल्कुल सही है, संजय मल्होत्रा। करंट अफेयर वन शॉट। अच्छा, आज 28 है, कल 29 है, 30 31। या तो यार देखो फिजिक्स का हो पाएगा या करंट अफेयर्स का हो पाएगा, अब एक हो पाएगा। 30 31 31 31 29, ओके ठीक। और मैं आपको बता दूं कल ब्रेक रहेगा, ठीक है, 29 का। 30 को स्टैटिक रहेगा, देन फिर 31 को ब्रेक रहेगा, और 1 को क्लास रहेगी। अब वो आप डिसाइड कर सकते हो फिज़िक्स का रखवाना है या करंट अफेयर्स का रखवाना है, ठीक। एक्सपेक्टेड डेट हफ्ते भर रुक जाओ बस, हफ्ते भर में, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ RBI? तो RBI का मेन रोल क्या है? इट कंडक्ट्स, फिज़िक्स छोड़ दो, अच्छा दोनों ही चाहिए, करंट अफेयर करवा दो, करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स, ओके करंट अफेयर का चलो फिर डन करते हैं 1 जून को, ठीक है, 1 जून को। कल छुट्टी रहेगी, परसों स्टैटिक रहेगा, एंड फिर क्योंकि यार करंट अफेयर के क्वेश्चन भी तो प्रिपेयर करने, तो तुम लोगों को लगता है कि बस उठा के आके चले बस ले लो लेक्चर हैं। ये क्वेश्चन जो है बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग जो है हिंदी मीडियम वाले आते हैं कमेंट में थोड़ा सा यार अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं कुछ लोग। बोलते हैं कि क्वेश्चन कुछ भी होता है कभी कभी, तो कभी कभी हो जाता है यार, ठीक है, क्योंकि बनाने पड़ते हैं सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके। और आप देखते हो कि चैप्टर वाइज ऑर्डर में होते हैं, ऐसे नहीं कि रैंडम ऑर्डर में होते हैं, चैप्टर वाइज ऑर्डर में रखना होता है उनको, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो इट प्रोवाइड्स फंड टू द प्राइवेट सेक्टर, इट मेंटेन्स द प्रॉफिट, इट लेंड्स इट कंडक्ट्स कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। अब RBI जो एक्ट है, एक है 1934 का जिससे इस्टेब्लिश हुआ है, और एक है RBI एक्ट ऑफ 1949, ठीक है, जिससे कि हमारी बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये पावर देता है कि ये RBI जो है ये बैंक्स को रेगुलेट कर सकता है। इसीलिए RBI को हम बोलते हैं क्या? RBI को हम बोलते हैं एक तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं, और बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं। बैंकों का बैंक है ये, बैंक ऑफ बैंक्स। विच ऑर्गेनाइजेशन is or are known for providing microfinance to rural communities in India?
तो भारत में ग्रामीण समुदायों को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जाना जाता है? माइक्रो फाइनेंस कौन सा है? RRB, RBI, यूनेस्को या WHO? RRB, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय द RRB एक्ट ऑफ 1976, लेकिन जो पहली RRB बनी थी वो 2 अक्टूबर 1975 में बनी थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक, क्योंकि यही ग्रामीण बैंक्स होती हैं आपकी, RRB ही। प्रथम ग्रामीण बैंक, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश हुई थी। अगर हम इसमें पावर मतलब बात करेंगे किस तरह से डिवीजन है RRBs में, जो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, तो 50% इसमें जो शेयर होल्डिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। 35% किसकी होती है? स्पॉन्सर बैंक्स की, जो स्पॉन्सर बैंक होती है। बच गया कितना? 50-35, तो बच गया जो 15% है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, शेयर होल्डिंग। तो ये होती है शेयर होल्डिंग। इसको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? इसको सुपरवाइज करने का काम RBI नहीं करता है, नाबार्ड करता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट सुपरवाइज ये करेगा। लेकिन रेगुलेट कौन करेगा? रेगुलेट करेगा RBI, ये ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी पॉलिसीज इन इंडिया? तो कौन मॉनेटरी पॉलिसी वो करता है, बनाता है, रेगुलेट करता है? तो इट इज़ RBI, ऑप्शन नंबर C, ठीक। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द 14 मेजर इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स गेट नेशनलाइज? तो ये हुई थी 1969 में, ऑप्शन नंबर B आंसर होगा, ठीक है। 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, ठीक है। और 3rd 5 ईयर प्लान था इस समय, ठीक है। थर्ड नहीं था, पहला आपका 51 से आपका क्या बोलते हैं 56 तक, फिर 56 से दूसरा आपका 61 तक, 61 से 66 तक, तीसरा 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे था ये, ठीक है। प्लान हॉलीडेज चले थे 61 से 66, वो अभी हम आखिरी में देखेंगे। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? तो मनी का प्राइमरी सबसे प्राथमिक कार्य क्या है? तो उसका कार्य है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करे, क्योंकि जब मनी नहीं होती थी तो क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास है उसकी ज़रूरत हमें है, वो तुम हमें दे दो, जो हमारे पास है उसकी ज़रूरत तुम्हें है, वो तुम हमसे ले लो। तो बार्टर सिस्टम में जो लिमिटेशंस होती हैं वो लिमिटेशंस कुछ इस तरह से होती हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जब तक नहीं होंगी, जब तक मान लो तुम्हारे पास जो है वो मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर ये तो सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। इसमें आप अपनी वेल्थ को कैरी नहीं कर सकते हो। मेरे पास 100 किलो अनाज है, ठीक है, तो क्या मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो सड़ जाएगा, ठीक है। तो वेल्थ कैरी नहीं हो सकती है, और एग्जैक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता कि भाई मान लो कि प्राइस डिसाइड करना, ठीक है, कि वो बोले कि भाई मेरे पास तो इतना गेहूँ है, ये गेहूँ की कीमत ये है, तुम बोलोगे नहीं ये तो ये है, ठीक है। तो उस तरह से वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। अब मान लो मेरे पास सोना है, ठीक है, मेरे पास सोने का एक छल्ला है, अब मुझे चाहिए थोड़ी चीज़, तो मुझे पूरा देना पड़ जाएगा यार तुम्हें, तो हाँ, या फिर मैं काटूँ उसको बैठ के। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्ली डिफाइंस हाई पावर्ड मनी? अच्छा बताओ कि हड़प्पा वाले बार्टर में वर्क करते थे या फिर उनके पास कोई थी करेंसी? हड़प्पा वाले, मुझे अभी बार्टर सिस्टम करना है। अच्छा, कौन से बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हो? क्वेश्चन हम नहीं, मतलब हमसे मेरा मतलब है ये PYQ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये सोने का छल्ला है। हाई पावर्ड मनी क्या होती है? तो हाई पावर्ड मनी होती है, देखो ऑप्शन नंबर A होगा। देखो होते क्या, हमारे कुछ मॉनेटरी एग्रीगेट होते हैं, उनको समझ लो। M0, M1, M2, M3 और M4, ठीक। तो जो M0 होता है इसमें होता है, आप ऐसे समझ लो, करेंसी इन यूज़, ठीक है, करेंसी इन यूज़ प्लस डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक। इसमें लिख लो M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट। ये पूरी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन रेलवे एग्ज़ाम के लिए, जैसे अगर मैं यही CDS वगैरह के लिए पढ़ा रहा होता तो फिर मैं अलग तरीके से उसको खोल के लिखता, क्योंकि यहाँ पर करेंसी इन यूज़ तो वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, बैंक के पास नहीं। डिपॉजिट विद RBI, जो डिपॉजिट बैंक वाले हैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है, अदर डिपॉजिट को इंक्लूड किया जाता है,
ठीक है, लेकिन आपके लिए इतना सफाइस करेगा। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट होते हैं M1 में। M2 में जब आते हैं तो यहाँ पर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स आती है, ठीक। M3 में अगर बात करेंगे तो M1 प्लस टाइम या टर्म डिपॉजिट्स आते हैं। M4 की अगर बात करेंगे, टाइम या टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं, तो जो बैंक्स होती हैं ना, इनके पास दो तरह के डिपॉजिट होते हैं। एक तो डिमांड डिपॉजिट, जिसमें कि आपका सेविंग में जो पैसा पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, या फिर अगर जो लोग बिजनेस करते हैं उनका करेंट अकाउंट होता है। दूसरा होता है टाइम या टर्म डिपॉजिट, जिसमें कि आपका फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, FD, RD ये सब आती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो बैंक का NDTL होता है वो इसी से बनता है। NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी होती हैं। जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंकों में जाके, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। जो बैंक हमें पैसा देता है लोन में, वो बैंक के लिए एक एसेट है, पूंजी है, ठीक है, क्योंकि बैंक को उससे इनकम होगी। और M4 में आता है M3 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस के जितने हैं। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सिर्फ सेविंग, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। M3 में अगर बात करेंगे तो M3 को हम मॉनेटरी एग्रीगेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मॉनेटरी एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। इसको हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। क्या? ब्रॉड मनी। इसको हम बोलते हैं नैरो मनी, और इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, ठीक है। तो बेस हाई पावर्ड मनी पूछ रहा है, तो यानी M0 के बारे में पूछ रहा है, यानी कि करेंसी जो RBI के पास है, वो जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है, और जो पब्लिक के पास है, ठीक है, या फिर कमर्शियल बैंक। करेंसी इन यूज़ में पब्लिक के पास और बैंक के पास दोनों करेंसी है, और इसमें हम कौन सी रखते हैं? जो पब्लिक के पास है। डिपॉजिट में भी बैंक वाले डिपॉजिट नहीं रखते हैं, बाकी डिपॉजिट अदर वाले रखते हैं। Which of the following organizations aim to promote sustainable and equitable agriculture and rural development? RPO 2025। तो ये हमारा नाबार्ड जो सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करना चाहता है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982 में बना था ये। और किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बना था? B शिवरमण कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। चलो, और ये किसको सुपरवाइज करता है जल्दी से बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। Which of the following is a pilot project of the NABARD for digitization of the SHGs? तो ये है आपका E-शक्ति प्रोग्राम। ध्यान रखना, नाबार्ड ने 1992 में एक SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में। 85. What was the significant limitation of the Indian financial system before the enactment of the Banking Companies Act of 1949? बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अधिनियम से पहले भारतीय वित्तीय प्रणाली की महत्वपूर्ण सीमा क्या थी? क्या थी? क्या थी? जल्दी बताओ। सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बिफोर एनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग, ओके, ठीक है। देयर वाज नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी रेगुलेशन फॉर कमर्शियल बैंक्स। यस, कोई रेगुलेशन नहीं था ना। RBI एक्ट ऑफ 1949 ने पावर दी RBI को कि वो बैंकों को रेगुलेट कर सकता है, तभी तो उसको बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामीण बैंक मॉडल विच हैज़ इंस्पायर्ड द क्रिएशन ऑफ RRBs? तो ग्रामीण बैंक का मॉडल दिया था जो अभी करंट में बांग्लादेश के इंतरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन? मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना करी थी। इनको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। कोई बताएगा इनको नोबेल कब मिला है? पीस प्राइज़। अगला, और पूछे आने के चांसेस इसलिए भी हैं, आई थिंक इसका ही है, ग्रुप D 2022। आपको पता है कि अभी बांग्लादेश में जो सरकार गिरी थी शेख हसीना वाली, वो, ठीक है, तो वो इन्हीं का ही रोल था मेन, मोहम्मद यूनिस का ही मेन रोल था सरकार गिराने में। और इनको कब मिला था? 2006 में। और अब बात ये आ रही है कि इनकी भी अब जल्दी गिरने वाली है। वहाँ की जो आर्मी है वो इनसे खुश नहीं है। इन विच ईयर डिड द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डी वैल्यू द इंडियन रुपी? तो डी वैल्यू कब किया इंडियन रुपी को? तो ये 1966 में किया था, 1966 में। In order to correct the situation of excess demand, which of the following monetary measures can be applied? अब ध्यान से समझना इसको। excess demand का मतलब क्या है? कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, एक होता है डिमांड साइड इन्फ्लेशन,
जब लोगों की डिमांड बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी सैलरी बढ़ गई हो। और एक होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, जब चीज़ों के दाम इसलिए बढ़ जाएं क्योंकि हो सकता है कि रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ, जैसे कि मैं बिस्किट बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि गेहूं का प्राइस बढ़ गया हो, वीट का, तो इस वजह से चीज़ों का दाम बढ़ गया हो। तो दोनों चीज़ों से ऐसा हो सकता है, तो लोगों की सैलरी बढ़ने से या फिर चीज़ों के दाम इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। ठीक है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आएगा नहीं फिर अगर इधर इधर उधर आपका ध्यान गया तो। ठीक है, जो लोग टेक लगा के बैठे हुए जरा सीधे बैठ जाए, जरा बहुत तेजी के साथ, और जिसको नींद आ रही है जरा मुंह धुल के आओ। हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ये अभी टेक लगा के बैठे हुए एकदम आराम से सुस्त तरीके से चल रही है क्लास, और मुंह धुल लो जरा। हाँ, और जरा फोकस के साथ। तो इन्फ्लेशन इसका मतलब ये है कि प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है सर्कुलेट कर रहा है, उसको हमें कम करना है। उसको क्या करना है? कम करना है। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी होती है। क्या? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी होती है हमें, टाइट कर देना है हमें, या फिर इसी को डियर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब हम, अब ये रिड्यूस एसएलआर का मतलब क्या हुआ, उसके लिए आपको पहले सीआर और एसएलआर समझना पड़ेगा। हाँ, टेक लग रही मस्त लाइब्रेरी में, हाँ, तो टेक ना लगे ज़्यादा। ठीक है, हाँ, रुको आ रहे हैं, जल्दी मुंह धुल के आओ, जितने लोग ये सब नींद के आगोश में बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट टाइट डियर, ठीक है, इसी को हम हॉकिश बोलते हैं। तो होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बैंक होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि हम पैसा जो डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास, तो वो बैंक के लिए क्या होती हैं, वो बैंक की लाइबिलिटी है, और वो पैसा लोन पे उठा देता है, और बीच में जो प्रॉफिट कमाता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। ठीक, तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है जो हम डिपॉजिट करते हैं, और ये बैंक के लिए एसेट है। क्लियर है? अब सारा पैसा बैंक नहीं उठा सकता है, कुछ पैसा उसको रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है। तो दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि इसको नकद आरक्षित अनुपात बोलते हैं, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जिसको कि वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। ये होता है बैंक को सिर्फ कैश के फॉर्म में मेंटेन करना होता है जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है, और ये जो है या तो कैश या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, गोल्ड हो गया, तो इनके फॉर्म में कर सकता है। तो इसमें क्या है, इसको इंटरेस्ट रेट ब्याज भी मिल जाता है, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। क्लियर इतनी चीज़? ठीक, तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये बढ़ा दूं दोनों तो क्या होगा? बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा अभी अपने पास, यानी कि वो लोन पे पैसा कम उठा पाएंगे, यानी कि लोन लेना महंगा हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमी से पैसा कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शनरी टाइट डियर या हॉकिश हो गया। तो एसएलआर घटाना नहीं, आपने बढ़ाना है। ठीक, रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट भी समझ लो। तो जो बैंकों को लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाती हैं, तभी तो उसको बैंक ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं। तो उस जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है एक लंबे समय के लिए तो उसको बैंक रेट बोलते हैं, जब एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देता है तो रेपो रेट बोलते हैं। समझना बात को? शॉर्ट टाइम के लिए तो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए बैंक रेट, शॉर्ट टाइम के लिए तो रेपो रेट। इसमें क्या होता है, कोलेट्रल रखवा लेता है जो आरबीआई होता है वो। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी, तो कुछ गिरवी रखवा लेता है वो। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। देन अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म ओवरनाइट लेंडिंग हो रही तो उसको एमएसएफ बोल देते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जहाँ पर आरबीआई क्या बोलता है कि हमारे पास, बैंक से बोलता है हमारे पास पैसा डिपॉजिट कर दो, हम तुम्हें अच्छा ब्याज देंगे। हमेशा याद रखना, जब भी इन्फ्लेशन हो, जब भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा हो, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, हमें इन सब को बढ़ा देना है। हमें सीआर को भी बढ़ाना है, एसएलआर को भी बढ़ाना है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। अब कुछ लोगों को लगता है कि रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो रिवर्स रेपो रेट घटाना पड़ेगा, कि रेपो रेट का तो रिवर्स है ना, रिवर्स रेपो रेट। ना 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 ना, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, बस ये ध्यान रखना कि सबको बढ़ाना है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सबको बढ़ाना है तुम, बस यह ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, नीदर वन नॉर टू, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी टाइट डियर हॉकिश ये बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है जब अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं है, डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन है, हमें डिमांड जनरेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पैसा डालेंगे। पैसा डालेंगे किस तरह से, उसको बोलते हैं डॉविश, DOWISH, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं उसको। और एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर, एंड दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है आउटराइट परचेज। ओपन मार्केट ऑपरेशन ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, आउटराइट परचेज एंड रेपो। रेपो तो समझा दिया, रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ऑब्लिगेशन, रीपरचेज ऑब्लिगेशन होता है ये।
ठीक। जो आउटराइट परचेज होता है ये कुछ और नहीं बल्कि सेल और बाइंग, ठीक है, बाइंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ध्यान ये रखना है आपको कि इसी को ही स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन इसी को बोलते हैं और कुछ नहीं होता है। और इसमें अगर हमें इन्फ्लेशन है तो क्या करेंगे, बस एक चीज़ याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इन्फ्लेशन है तो हमें सेल करनी है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल कर देंगे तो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, पैसा आप दे देंगे आरबीआई को, ले लो पैसा ले लो और हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन काउंटर हो जाएगा। इन इकोनॉमिक्स मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम टू इंक्रीज इन, हाँ जी, लाइबिलिटी, डेट, क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मल्टीप्लायर होता है ये। समझ में आया? रेपो रिवर्स रेपो है कि कोई नींद के आगोश में अभी भी था, आरसीबी जीत गया, मतलब क्या हो गया, आरसीबी जीत गया, रो क्यों रहा हो, बफरिंग हो रही है, अच्छा। डी वैल्यू मतलब डी वैल्यू तो भी हमने कुछ बोला भी नहीं कहीं पे, डी वैल्यू करके शब्द शुभांकर, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन भी पढ़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं कि नींद के आगोश में थे अभी तक तुम। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो भैया पूछ रहा है ग्रामीण बैंक, तो कौन होगा, मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश वाले। होम द फॉलोइंग अंडर द वीकर सेक्शन कैटेगरी आर एलिजिबल टू अवेल लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बताओ जल्दी से, मिठाई बताओ, हाँ मिठाई बताओ, अब 2 बार हारेगी ये सीएसके वाला, इसलिए रो रहा है। हाँ, तो अंडर द वीकर सेक्शंस कैटेगरी आर एलिजिबल टू अवेल लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, तो फॉलोइंग अंडर, ठीक है। तो एसएचजी होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। ये लगभग 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इंडिया में जो पहला एसएचजी सेटअप हुआ था, ध्यान रखना, दैट वाज, क्या नाम था उसका, सेवा। कब और कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी बताओ, फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। कब स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी बताओ, नहीं बड़ा बता रहे हैं, बहुत मारेंगे उनको, ठीक है। ये अहमदाबाद में स्टैब्लिश हुआ था, अहमदाबाद में इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था, जल्दी बताओ, 1974 में, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द आरबीआई इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनी माइक्रो फाइनेंस, भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या हो गया है, हे प्रभु, हे हरिराम, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन तुम लो यहाँ पर 2009, 2010, 2011, 2012, लो तुम ऑप्शन, लो तुम, आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा इसका 2011, ठीक है। 2011 में, एक्चुअल में 2010 में एक कमिटी बनी थी, उसका नाम था मालेगाम कमेटी। तो ये ध्यान रखना, मालेगाम कमेटी जो बनी थी वो NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेकर बनी थी, जिसने कि कुछ हमें यहाँ पर रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसके बेसिस पे ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलीज हुआ था NBFC MFIs के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। नाउ व्हाट आर MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, तो ये होती हैं जो कि 1 लाख से कम की लेंडिंग कर सकती हैं, 1 लाख से कम रुपया देती हैं। किसको देती हैं, वो उनको देती हैं जिनकी 3 लाख से कम की इनकम होती है, उन हाउस होल्ड को देती हैं। छोटे छोटे लोन देती हैं जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जो लोग बड़े मतलब जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उनको देती हैं छोटे छोटे लोन्स। किस लिए देती हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। क्या होता है अभी देखते हैं आगे। द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड एज, तो जो टोटल लाइबिलिटी होती है, टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, नैरो एंड ब्रॉड मनी, बेस मनी, CRR या फिर CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो आंसर होगा इसका बेस मनी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो अभी हमने देखा था एम नॉट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज बाय द RBI। देखो अभी मैंने आपको बताया CRR, SLR, RR, RRR, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब जो होते हैं ये मॉनेटरी टूल्स हैं, ये मॉनेटरी टूल्स हैं। अब जो मॉनेटरी टूल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, जो अभी मैंने जो नाम दिए वो सब क्वांटिटेटिव नेचर के थे, कैसे, क्वांटिटेटिव, और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होते हैं आपके राशनिंग ऑफ क्रेडिट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट और मॉरल सुएशन, ठीक है। तो मॉरल सुएशन यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है, क्वालिटेटिव। अगर ये जो काम है यानी कि पैसे को खींचना, इकोनॉमी से डालना, अगर ये आरबीआई कर रही है तो दैट इज़ मॉनेटरी टूल। अगर ये कर रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ध्यान रखना, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च्ड द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया ऑन अ पायलट बेसिस इन 1992। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर गलत किया तो इसका मतलब बेटा यही है कि तुम नींद के आगोश में थे, टेक लगा के आराम से मज़े ले रहे थे बस क्लास के, ध्यान नहीं था तुम्हारा यहाँ पे, ध्यान तो तुम्हारा था किसी और पे है। जल्दी बताओ, नाबार्ड में अभी मैंने बताया था, नाबार्ड ने एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया था, याद है आपको? अच्छा, सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश हुई है? स्टैब्लिश जल्दी से बताओ। और सेबी कब हुई? स्टैब्लिश 1990। हेडक्वार्टर जल्दी बताओ भैया, हेडक्वार्टर कहाँ है? वहीं पे है जहाँ पे क्या है? ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। बताओ जल्दी से। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश हुआ था 1988 में, लेकिन बाद में 1992 में सेबी एक्ट आया था जिससे स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। इसके जरा चेयरमैन का नाम तो बताना यार जल्दी से, चेयरमैन कौन है इसके? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक, लखनऊ में है इसका, लखनऊ में, लखनऊ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे? नखलऊ बोलते हैं। चेयरमैन अगर बात करेंगे तो माधवीपुरी बुच नहीं बेटा, तोहिन कांता पांडा हैं। जो लोग लिख रहे हैं ना माधवीपुरी बुच, बेटा बहुत टाइम हो गया, तोहिन कांता पांडा है, तोहिन कांता पांडे, ठीक। चलो, आपकी आवाज़ सुन के नींद आने लगती है रूपेश, बेटा बहुत मार खाओगे। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर इंटरेस्ट रेट दैट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लोन? तो ये लोन क्या होता है जो आपका चेंज हो जाए? जैसे आपने बोला कि भाई अभी तो 5% पे लेके चले, फिर पता चला बीच में से 6% कर दिया, 4%, तो ये फ्लोटिंग होता है, ठीक है, फ्लोटिंग रेट। 97 मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप टू स्टार्ट अ बैंकिंग बिजनेस। तो मैक्सिमम लिमिटेशन कितना है अगर आपको एक बैंकिंग बिजनेस शुरू करना है? तो 10 लोगों की लिमिट होती है, ऑप्शन नंबर बी। वॉट डज द टर्म बैंक रेट रेफर्स टू? तो बैंक दर शब्द का तात्पर्य क्या है? बैंक रेट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रेट ऑफ हो गई है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई अ सेंट्रल बैंक टू अ कमर्शियल बैंक, है ना, आरबीआई लगाती है ना। आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंकों को लोन देती है वो होती हैं, ठीक है, वो होती हैं क्या? वो होता है बैंक रेट। 99 कैश रिजर्व रेशियो की डेफिनेशन बताओ भाई जल्दी से, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। परसेंटेज ऑफ लिक्विड रिजर्व्स इन द बैंक, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद दी आरबीआई। जो भी बैंक के पास पैसा आ रहा है उसको कैश के फॉर्म में रखना है, वो ये है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है वो एसएलआर है। अच्छा ये बताना सीआरआर मनी मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीआरआर एंड मनी मल्टीप्लायर? धन गुणक और कैश रिजर्व रेशियो के बीच में का रिलेशन? विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट M3? M3 का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है बताओ? तो क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। चीटी चढ़ गई यार। मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर और सीआरआर में इनवर्स रिलेशन है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई हो रही है, जितना ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। M3 होता है, M1 में आप क्या कर दीजिए, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। टोटल डिपॉजिट ना, ये नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस से लेना देना ही नहीं है, टोटल पोस्ट ऑफिस वाला तो M4 में आ रहा था। टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस नो। M3 इज करेंसी इन यूज प्लस डिमांड डिपॉजिट, यही ये क्या है? यही तो मैंने बताया था M1 है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। अब उसने M1 ना लिख के क्या किया, M1 के कंपोनेंट को लिख दिया। तो M3 क्या होता है? ब्रॉड मनी बोलते हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट होता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, ओहो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तालियां बजाओ जल्दी से सभी लोग, जल्दी से तालियां बजनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। और 100 में कितना स्कोर किया तूने ये बताओ? टोटल नंबर क्वेश्चन आई थिंक मतलब 120 या 30 हैं कुछ, 130 से ज़्यादा तो नहीं है फॉर श्योर।
ब्रेक चाहिए? क्वेश्चन नंबर 94 में डाउट है? अच्छा बताते हैं, भी रुक जाओ। विच इज द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जहाँ पर जैसे क्वांटिटेटिव होते हैं CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें क्वांटिटी को रिड्यूस किया था। मॉरल सुएशन होता है जैसे कि RBI बोलेगा यार देखो यार हम तो तुमसे बोल रहे हैं कि यार तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओ, लेकिन तुम बढ़ा ही नहीं रहे हो, बढ़ाओ यार। तो ये होता है, मतलब कि थोड़ा सा आग्रह किया जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, हाँ चलो। चलो भाई आते हैं 101 में। विच तो फॉलोइंग वुड बी डिस्क्राइब्ड एज द टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन विद दिस। अब ब्रेक क्या लोगे यार? अब 10-20 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके लिए तुम ब्रेक ले रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ी तो शर्म करो तुम, हैं 10-20 क्वेश्चन में तुम ब्रेक लोगे? नहीं नहीं नहीं, तुमने शर्म धो के पी ली हमको लग रहा है। क्यों? फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, तो क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन? सबको समावेश कर लेना, सबको अंदर ले लेना। तो सबको कौन ले लेना? अब हम और तुम जैसे लोग तो भाई UPI चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति, गांव, तब तुम बोलोगे सर हम भी गांव में ही है। अरे तुम गांव में तो हो, लेकिन मान लो कि एक ऐसा है कोई व्यक्ति जो जिसको बिल्कुल फ़ोन वोन चलाना नहीं आ रहा है, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसका अगर हम बैंक अकाउंट खुलवा दें, ठीक है, वो UPI यूज़ करने लगे, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, implementation of know your customer now, facility of transfer of money free of cost, delivery of financial services at affordable cost to the पुअर। क्योंकि भैया पुअर के पास नहीं है, बाकी सबके पास तो है, लेकिन पुअर के पास नहीं है, उसको अगर हम पहुंचा दें, वल्नरेबल जो सेक्शन है सोसाइटी का उसके पास। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर इंटरेस्ट रेट दैट चेंज ड्यूरिंग द, अभी बताया था यार थोड़ी देर पहले। विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो ये थी आपकी नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, जो RRB आपकी बनी थी ना, रीजनल रूरल बैंक, वो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनी थी। और B शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे कौन सी बनी थी? विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द टेनर्स ऑफ द ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स होते हैं शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये या तो 91 डेज़ की, या इसका डबल 182, या इसका डबल 364, 3 टेनर्स में इशू किए जाते हैं ये। नेट वर्थ क्या होती है आपकी? नेट वर्थ का मतलब है आपकी कितनी एसेट है और आपकी कितनी लाइबिलिटी, उसको घटा दो भैया। जैसे मान लो मेरे पास ज़मीन है, ठीक है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास बंगला है, पैसा है, गाड़ी, तुम्हारे पास क्या है बताओ? तो मान लो मेरे पास ज़मीन अमीन सब मिला के कितना है, मान लो मेरे पास 50 लाख रुपया है, ठीक, लेकिन मैंने लोन ले रखा है 5 लाख रुपए का। तो जो मैंने लोन ले रखा है 5 लाख का, उसको घटा देना है। तो 50 से 5 लाख घटा दो, तो वो मेरा नेट वर्थ होगा। ठीक है। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो भैया बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम CRR पढ़े थे, SLR पढ़े थे, बैंक रेट पढ़े थे, GST थोड़े ना पढ़े थे। GST तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होगा। कैसे? अगर गवर्नमेंट को करना है कि लोगों के हाथ में पैसा कम बचे, इन्फ्लेशन हो रखा है, तो वो GST बढ़ा देगा, वो GST बढ़ा देगा। किसने किया? गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने किया तो फिस्कल पॉलिसी होगी। टैक्स वैक्स बढ़ा देना, घटा देना, MSP घटा देना, बढ़ा देना। द RBI's मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। तो भैया RBI के मेथड को हम किन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? अभी बताया मैंने कि 2 तरह के टूल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरे क्वालिटेटिव। अब ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म बाय NBFC। NBFC में से फंक्शन कौन सा परफॉर्म नहीं कर सकता है? हाँ जी, लगा लिया।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट अभी मैंने आपको बताया सेविंग, करंट, ये सब डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है। और इनके लिए सीआर और एसएलआर के नॉर्म्स नहीं ब्रेक ले लिया चुपचाप करके और पानी पियो। हाँ चलो, मौसम्बी का जूस। अच्छा तुम्हारे पास माँ है संजीत, अच्छा। तो डिमांड डिपॉजिट आपको पता है, तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चेक इशू नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना एनबीएफसी वाले। और एनबीएफसी वाले के लिए सीआर और एसएलआर के नॉर्म्स नहीं काम करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर, माइक बंद करके दबा के खा रहे हो, बता भी नहीं रहे। खा नहीं रहे थे यार, थोड़ा सा मतलब समझो थोड़ा सा। सर आपकी आवाज़ में नशा नहीं, आप खुद एक नशा है, क्या बात कर रहे हो। द जनरल टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू इंश्योर, तो मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए लाई जाती है, सो दैट की प्राइस स्टेबिलिटी लाई जा सके इकोनॉमी में। टैक्स कलेक्शन, तुम्हें लगता है, नहीं तुम्हें लगता है मॉनेटरी पॉलिसी टैक्स कलेक्शन होता होगा, नहीं 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 तुम बता ही दो आज, तुम्हें लगता है टैक्स कलेक्शन होता होगा उससे, नहीं होता है भाई, क्यों, क्योंकि ये तो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है ना। मैंने भी बताया फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट कर सकती है, आरबीआई थोड़ी ना करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल एरियाज, तो भाई वन तो होगा, देखो वन तो होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, ठीक है। व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है, हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, इनएबिलिटी टू फुलफिल बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, इसको बोलते हैं पॉवर्टी यानी गरीबी, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट अप्रोच, यानी कि दादा भाई नौरोजी जी ने कौन सी अप्रोच लगाई थी पॉवर्टी लाइन निकालने के लिए, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा, या फिर प्रिजनर्स मेनू। तो ध्यान रखना उन्होंने प्रिजनर्स मेनू का यूज़ किया था, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले भले इनऑफिशियल तरीके से किया हो, लेकिन इन्होंने ही कैलकुलेट किया था। अच्छा तुम ये बताओ कि इनइक्वालिटी कर्व किस कर्व को बोलते हैं, इनइक्वालिटी कर्व किस कर्व को बोलते हैं, बताओ जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ पॉवर्टी, कौन सी तरह की पॉवर्टी है, ठीक है, इज जनरली कंसिडर एज अ रिजल्ट ऑफ इनसफिशिएंट इनकम, सिचुएशनल, अर्बन, एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव। तो ये होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पूर्ण गरीबी। जो इनइक्वालिटी कर्व है ये होता है आपका लॉरेंस कर्व, कौन सा, लॉरेंस कर्व। और आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट। ये जो गिनी कोएफिशिएंट होता है ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, जिसमें 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक। ये कुछ इस तरह से होता है, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है, जितना नीचे आप इसके हैं उतना ही अनइक्वल है, ठीक है। चलो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गई, ठीक है। डिफरेंट तरह की होती है, जैसे कि एक रिलेटिव होती है कि भाई मेरा बगल वाला, मैं तो जैसे तुम मान लो कि ठीक है तुम्हारी महीने के 1 लाख इनकम है, तुम गरीब थोड़ी ना हो, लेकिन तुम्हारे बगल वाले की 2 लाख है, उसमें तुम रिलेटिव गरीब है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि तुमने अपने मन में बिठा रखा, जैसे अंबानी का लड़का बोले, क्या क्या अंबानी का लड़का बोले, अंबानी का लड़का ये बोले कि देखो यार मस्क भैया के पास खुद की स्पेस एजेंसी, वो मार्स और जा रहे हैं, हाँ मैं कि साला अर्थ में ही पूरा जीवन कट गया, अर्थ में ही रहते रहते हम मार्स जा ही नहीं पा रहे, हमारा खुद का कोई स्पेस एजेंसी नहीं है, मतलब इस तरह से। तो ये क्या हो गई, रिलेटिव गरीबी, सब्जेक्टिव गरीबी हो गई कि मतलब उसको पता क्या बोलते हैं हमारे देशी भाषा में, पूरा तो मैं नहीं लिखूंगा, आगे तुम समझ जाओ। हाउ डिड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज ड्रेन ऑफ थ्योरी एज अ प्रपोज्ड बाई दादा भाई नौरोजी एक्सप्लेन इंडियाज पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल। तो किस तरह से उन्होंने बताया था, तो दादा भाई नौरोजी जी ने बोला था कि ड्रेन थ्योरी हो रही है, ठीक है। ड्रेन थ्योरी, ड्रेन का मतलब है यहाँ से ले जा रहे हैं और हमें उसका मुनाफा नहीं दे रहे, कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। चलो सही आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वॉज फॉर्म टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। तो एस्टिमेट पॉवर्टी, अच्छा ये बताओ इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है, तो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है, नीति आयोग करता है, ठीक, क्लियर, ये याद रहेगा आपको, ठीक है।
तो पोवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनी थी तेंदुलकर कमेटी। अब मैं आपको कमेटी भी बता देता हूँ कौन कौन सी कमिटीज़ बनी थी। तो सबसे पहले कौन सी, दांडेकर और रथ कमेटी बनी थी, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ गया मेरा पेन, ये, ठीक है। तो दांडेकर और रथ कमेटी बनी सबसे पहले, दांडेकर एंड रथ कमेटी, देन अलग कमेटी, देन तीसरी, और ये कब बनी थी, 1971, 1971 में, ठीक है। अलग की अगर बात करेंगे तो 1979 में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर बात करेंगे तो लकड़ा वाला बनी थी 1993 में। देन आपकी बनी थी इसके बाद तेंदुलकर 2005 में, 2005 में। एंड लास्ट बनी थी रंगराजन, ठीक है, रंगराजन, जो 2012 में बनी थी और 14 में इसने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, ठीक है। तो ये सारी कमिटीज़ बनी पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस तो अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी की नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 वाली, बॉम्बे प्लान 1944 वाला, ठीक है। तो वो भी सब आते हैं। तो तेंदुलकर कमेटी ध्यान रखना, ये एस्टिमेट के लिए बनी थी। तो ये सारी कमिटीज़ ध्यान रखना ऑर्डर में। विच ऑफ द फॉलोइंग, और सबकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, लेकिन चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा जो आया था 1973 में ऑन इंडियाज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, RPF 2025, इसी बार का क्वेश्चन है। बताओ उसने क्या किया, उसने क्या किया, जल्दी बताओ। तो उसने ये किया कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ओनरशिप इन इंडियन कंपनीज़, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें भुगतना पड़ा, 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब आप फॉरेन ओनरशिप पे लगा दोगे एकदम रिस्ट्रिक्शंस, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, फॉरेन करेंसी आएगी नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए फिर हमने इस फेरा को रिप्लेस किया फेमा से। कब? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा इन द ईयर 1999। In the fixed exchange rate system, the dash fixes the exchange rates at a particular level. तो दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग और एक होता है फिक्स्ड। फ्लोटिंग में होता है कि भाई शुरू में भी हमने देखा था, फ्लोटिंग का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड सप्लाई मार्केट के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और उसी हिसाब से डिसाइड हो रही हैं। फिक्स्ड में होता है जब गवर्नमेंट इंटरवीन करने लगती है खुद से, उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट खुद से डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन करने लगे, उसी को बोलते हैं डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन, ठीक है। डीवैल्यूएशन का मतलब है जानबूझ के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरा देना। क्यों गिरा देना? सो दैट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो सके, जो चाइना करता है। चाइना क्योंकि बहुत एक्सपोर्ट करता है। अब डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन बोलते हैं इसको। अगर अपने आप हो रहा है, मार्केट की वजह से हो रहा है, मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो एक्सचेंज रेट अगर उसकी वजह से हो रहा है तो फ्लोटिंग है, यानी कि उसको हम डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन बोलेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट जानबूझ के करेगी फिक्स एक्सचेंज रेट में, तो उसको डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल $1 में 80 रुपये है, ठीक है, और अभी फिर $1 में अभी 90 रुपये हो जाए, तो इसका मतलब हो गया ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है ये डेप्रिशिएट कर गई। अगर गवर्नमेंट ने किया जानबूझ के तो डीवैल्यूएशन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोर्ट जो होते हैं कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है एक्सपोर्ट। अब जैसे मैं मान लो कि कुछ एक चीज़ बेचता हूँ $1 की, ठीक है, तो अभी मुझे मिलता है 80 रुपये, अब मुझे मिल रहा है 90 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है भाई। एक्सपोर्टर्स के मजे होते हैं, बल्ले बल्ले होती है इस केस में जब डेप्रिसिएशन होता है अपनी डोमेस्टिक करेंसी का। और एप्रिसिएशन के केस में क्या होता है, इंपोर्टर को बेनिफिट होता है, कोई जो इंपोर्ट कर रहा है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ टोकन्स, क्रेडिट और मनी? तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड, और इसको सब बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर मनी वनी कुछ नहीं है। अच्छा, टेल मी जल्दी से कि व्हाट इज प्लास्टिक मनी? ओके, व्हाट इज फिड्यूशियरी मनी? बताओ। तो प्लास्टिक मनी में आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आते हैं। फिड्यूशियरी मनी में क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेक, जहां पर लेने वाले और देने वाले के बीच में क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड, एक ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट के बेसिस पे काम करता है फिड्यूशियरी। व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी होती है जो हमारी लीगल करेंसी होती है, ठीक है, जिसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं फिएट। चेक को लेने से मना किया जा सकता है,
ठीक है, ट्रस्ट पे काम करता है, फिड्यूशरी है। अ सेट ऑफ अकाउंट्स दैट समराइजेज अ कंट्रीज ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। उसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बैलेंस ऑफ बजट बोलते हैं, या बजट बोलते हैं, या बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, करंट अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में आते हैं ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। गुड्स को बोलते हैं विजिबल, जिनको हम देख सकते हैं, और सर्विसेज इनविजिबल्स, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट किसी तरह की, ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि रेमिटेंसेज वगैरह जो होते हैं ना, जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, भारत में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस, भारत नंबर 1 पे आता है रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में, ठीक है। समझ में आ रही ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए सुनो इधर, सो रहे हो ना, मुंह धुल के आओ जल्दी से फिर से। रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंस जो होता है, ध्यान रखना, रेमिटेंस स्पेलिंग पे मत जाओ, फील पे जाओ। रेमिटेंस जो होता है वो जैसे भारतीय बाहर रह रहे हैं, वो पैसा भारत में भेजे, उसको रेमिटेंस बोलते हैं, भारत नंबर 1 पे, ठीक है। कैपिटल जो होता है, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब आते हैं, एफडीआई एफपीआई हो गया, गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, ठीक है, तो वो सब आते हैं इसमें। क्लियर। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज रेफर टू एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो ये होता है आपका ट्रेड बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डेफिसिट घाटा तो तब होगा जब हम इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, सॉरी ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, डेफिसिट क्रिएट हो जाता है वो, ठीक है। किसने उठाया? हाँ, आज तुम लोग सो ज़्यादा रहे हो ना, मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं उठा रहा हूँ बार बार तुम लोगों को। हाँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है आज ज़्यादा लोग सो रहे हैं। द मनी इन्वेस्टेड बाई फॉरेन एमएनसीज इज नोन एज, तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेशित धन को इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, फॉरेन कोलेटरल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन मनी इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एमएनसीज जो पैसा डाल रही हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल नंबर 123 में जरा बताओ जल्दी से क्या है, और आर्टिकल नंबर 124 में बताओ जल्दी से क्या है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट एफडीआई, एफडीआई अट्रैक्ट करने का इसमें से कौन सा इनिशिएटिव नहीं, देख रहे हो कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब में। तो 123 में ऑर्डिनेंस है, 124 में देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना। हम शुद्ध गरीब हैं, अच्छा चलो। तो एफडीआई की अगर बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ईज्ड द अप्रूवल मैकेनिज्म फॉर एफडीआई प्रपोजल्स, तो अगर गवर्नमेंट आसान कर दे एफडीआई प्रपोजल्स को तो बिल्कुल, द प्रपोजल ऑफ एफडीआई आर मैंडेटेड टू बी क्लियर विद इन 10 दिन में क्लियर करना होगा, बिल्कुल जल्दी क्लियर करोगे जल्दी ज़्यादा एफडीआई आएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, ठीक है। स्टेट्स मस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग दी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, जल्दी क्लियरेंस होगा तो जल्दी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो सिंपल, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का लेना देना उससे नहीं है। रोनाल्ड रेगन जो 40वें प्रेसिडेंट हैं यूएस के, साइंड द लार्जेस्ट टैक्स कट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री 1981। विच इकोनॉमिक थ्योरी वॉज दिस पॉलिसी सेंटर्ड अराउंड, तो दिस वॉज सेंटर्ड अराउंड लैफर कर्व। लैफर कर्व क्या बोलता है, गवर्नमेंट को ये बोलता है कि ये गवर्नमेंट सुनो इधर, जब तुम टैक्स का रेट बढ़ाओगे ऐसे 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 करके तो तुम्हारा टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, तुम टैक्स का रेट बढ़ा रहे हो, टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारा टैक्स का कलेक्शन घटने लगेगा। अब जो हमारी फैट मैन है उसमें हमने एक मीम डाल रखा है, जिसको आप एक बार देख लेंगे तो कभी लैफर कर्व भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। वो एक मीम डाल रखा है, तो जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और एक बार ज़्यादा रेट बढ़ गया तो फिर लोग सोचेंगे यार क्या ही, जब गवर्नमेंट को देना है तो फिर हम क्यों ही टैक्स मतलब इनकम मतलब अर्न करें। तो ये घंटा शेप का कर्व होता है, कैसे शेप होता है, घंटा शेप, जिसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड कर्व होता है ये। 126 इन 1971 द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एजेंसी वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम द रिकमेंडेशंस ऑफ दी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन स्टार्ट हुआ है ये, तो ये ऑल इंडिया क्रेडिट रिव्यू कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। 127
विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ शोरिंग? ऑफ शोरिंग क्या है? डैश वह धन है जो किसी व्यक्ति के वेतन से स्थानीय राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। ट्रांसफरिंग सर्टन कंपनी टास्क और सर्विसेज टू अ फॉरेन कंट्री टू लोअर एक्सपेंसेस। जैसे कि जो हमारा एप्पल है क्या करता है, फ़ोन जो है चाइना में बनाता है, इंडिया में बनाता है, अभी चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है ड्यू टू टैरिफ, और उसी बात पे ट्रम्प को मिर्ची लग रही है कि वहाँ पर क्यों बना रहे हो, इंडिया मतलब यूएस में बनाओ, यहाँ के लोगों को रोज़गार दो। लेकिन होता क्या है कि ऑफशोरिंग करी जाती है कंपनीज़ के द्वारा, सो दैट कि दूसरी कंट्री में जहाँ सस्ता लेबर है, बहुत कम है, अब यूएस में बहुत महंगा लेबर है, वहाँ पे ट्रम्प तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से बोल रहा है, लेकिन टिम कुक को पता है कि वहाँ पर ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, ज़्यादा वेतन देंगे तो यार क्या ही बचेगा मुनाफा। ठीक है। क्या दोनों बुक नेसेसरी है लेना, या एक से काम चल जाएगा? दोनों कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसी है कि एक थ्योरी है फैटमैन और लिटिल बॉय एमसीक्यू है। ठीक है, तो जब थ्योरी पढ़ोगे तो एमसीक्यू तो लगाने पड़ेगा, तो दोनों मस्ट हैं। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर ए 128, द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी composite measure of a country's average achievements in basic aspects of human development which are, तो ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको कि रिलीज करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें नॉलेज होता है, हेल्थ होता है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 129। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे कि अभी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे, तो अगर मैं बोल दूं कि ट्रेड डेफिसिट क्या चीज़ होती है, तो समझ में आता है ना ये चीज़ कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। हाँ, इसी तरह होता है ट्विन डेफिसिट। ठीक है, ट्विन डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट क्या होता है? ट्विन डेफिसिट होता है ट्रेड डेफिसिट प्लस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा और ट्रेड डेफिसिट, इसको ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। दोहरी मार पड़ रही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेरा? अब ये जल्दी से कर दो यार। ठीक है, नहीं कर पाया तो अगेन उसका साफ साफ मतलब यही है कि तुम सो रहे थे जब मैंने बताया था अभी। तो कैश ऑन डिलीवरी अलाउ कर, कैश ऑन डिलीवरी होगा ना? अभी रुक जाओ यार, है क्या ना, एक सेकेंड। ठीक है क्या? अभी वही मैंने बताया, एकदम से इतने ऑर्डर हो गए हैं कि भाई वो पागल हो गए एकदम कि भाई इतने हम कैसे डिलीवर कर पाएंगे। इसी से डेट आगे बढ़ाई गई हैं, एक बार जब फुलफिल हो जाएंगी तो एक बार जब स्टॉक आएगा, ठीक है, एक बार जब स्टॉक आएगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा इस बार ज़्यादा स्टॉक आए, सो दैट कि वो आउट ऑफ स्टॉक तुरंत ना हो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फॉरेन रेगुलेशन फेरा ऑफ 1973 ऑन इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर? तो फेरा का क्या नहीं था? तो फेरा का रिस्ट्रिक्शंस और फॉरेन ओनरशिप ये था आपका। ठीक है, यही था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होता है, अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे फॉरेन ओनरशिप में तो कम होगा ना वो। ठीक है, हाँ 130, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इंट्रोड्यूस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी, मतलब पाकिस्तान इस पर नाज कर सकता है कि मोहम्मद जो महबूबुल हक थे, उन्होंने सबसे पहले लाए थे ये। ठीक है, महबूबुल हक ने, मतलब पाकिस्तान थोड़ा बहुत कुछ तो कंट्रीब्यूशन है बस, लेकिन कुछ ही है बस। ठीक है, तो महबूबुल हक ने सबसे पहले ही दिया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ 1991? ठीक है, और 1991 ऑन इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, तो आरपीएफ 2025 अगेन देख रहे हो 1991 के जो ये सब हैं कि उसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो शिफ्ट टुवर्ड्स अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन, आइसोलेशन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, कंप्लीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ठीक है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या था ग्लोबलाइजेशन का 1991 ऑन इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ग्लोबलाइजेशन से पूरी तरह से पॉवर्टी खत्म हो गई, ले भैया, पूरी गरीबी खत्म हो गई। तो अभी गरीबी क्यों है? नहीं क्यों है? आइसोलेशन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये तो बिल्कुल उल्टा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब अभी मैंने बताया था कि जब आप बाकी एक जो इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ है उनके साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हो, तो भैया आइसोलेट थोड़ी ना हो रहा है, तुम तो इंटीग्रेट कर रहे हो। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन से क्या लेने देना? अच्छा, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मतलब भी समझ लो।
लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब आप इकोनॉमी को लिबरलाइज करते हो, यानी कि आप और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हो, उसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। इकोनॉमी को लिबरेट करना, खोलना, थोड़ा रिलैक्स देना उसको, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सके। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि भाई जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी खेल सके, क्योंकि पहले क्या होता था कि भारत में लाइसेंस राज चलता था, कुछ इंडस्ट्री लगानी है तो उद्योग लगाना है तो लाइसेंस लो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पास जाओगे तो घूस मांगेंगे, तो खूब चलते थे रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म तुमने पढ़ा होगा अंग्रेजी में, अच्छा तुम लोग तो एनटीपीसी वाले हो, रेलवे वाले हो, इंग्लिश नहीं पढ़ते हो। तो रेड टेपिज्म का मतलब होता है ये जो घूसखोरी चलती है। व्हाट स्ट्रक्चरल चैलेंज हैज़ इंडिया फेस्ड इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ सिंस 1991 रिफॉर्म्स। तो 1991 के सुधारों के बाद से समावेशी विकास हासिल करने में भारत का किस रचनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ा है? एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइवेट एंड 1991 के रिफॉर्म्स की बात आ रही भैया, तो 1991 रिफॉर्म्स एलपीजी रिफॉर्म्स। एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन थोड़ी ना, वो तो पहले हुआ करता था, अब तो गवर्नमेंट हट रही है पीछे, वो लिबरेट कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, ग्लोबलाइज कर रही है गवर्नमेंट। यार समझ गई गवर्नमेंट कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंट्रोल लगा के रखेंगे तो ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। ये था कि रूरल अर्बन डिवाइड बहुत हो गया था, रूरल वाले बहुत मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया था, ये थोड़ा नीचे हो गया था इसलिए। हाँ, और सर्विस आउटपुट तो यार मैंने बहुत पहले बताया था, मतलब स्टार्टिंग ऑफ क्लास में, कि सर्विस सेक्टर का आउटपुट बढ़ा था इसके बाद। विच टर्म डिक्रीजेज द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन द 1991। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंडस्ट्रीज, सिंपल, ठीक है, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लिबरेट कर रहे हैं तो लिबरलाइजेशन होता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बिटवीन 1947 और 1990। बस खत्म ही है, ठीक है। 1947 और 91 के बीच में इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी थी? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन? नहीं भाई, ये तो 1991 में जैसे मैंने बताया जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए किसके टाइम पे है, तो ध्यान रखना इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और किसको क्रेडिट जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ के लिए, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए? एक्सपोर्ट प्रमोशन? ना भैया, एक्सपोर्ट करते तो भैया फॉरेन पैसा आता, फॉरेन करेंसी आता, फॉरेन करेंसी एसेट आता, तो वो तो हम कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। वो अगर वो करते तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों ही होती, ठीक है। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है कैसे हम इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूट निकाल सकें, वो था हमारा, ठीक है। हम्म 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 What was the primary economic focus of India's development since 1991 reforms as highlighted by Manmohan Singh? Achieving significant growth in services manufacturing sector, maintaining agrarian economy with limited industrial growth, reducing dependency on IT sector, eliminating foreign trade to boost domestic production. Which was primary economic focus of India's development since 1991 reforms? द प्लानिंग कमीशन। अब ये है हमारा आखिरी कंपोनेंट जो कि है हमारा 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन। बस इसके बाद ख़त्म है आपका सब कुछ, क्योंकि आपको पता है हम ऑर्डर वाइज चल। श्रेया तोमर बुक ऑर्डर नहीं हो रही, कहाँ से नहीं हो रही? बफरिंग हो रही है? अभी भी हो रही है? अभी भी हो रही है क्या? अभी भी हो रही है क्या? अभी भी हो रही है क्या? 135 का आंसर बी है, बी 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 सेलेक्टेड सेक्टर लिमिटेशन। अभी भी हो रही है क्या? चलो आखिरी हम आज, अब तो नहीं हो रही ना भैया। आउट ऑफ स्टॉक कहाँ पे चेक कर रहे हो आप? आउट ऑफ स्टॉक जो दिखा रहा है आपको, आ जाएगा स्टॉक में, सिर्फ चेक कहाँ पे कर रहा था ना? देयर वाज लिटिल बिट, ओके सही है। तो बस देख लो यार, अब नहीं तुम्हें दिखाई देता हूँ, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। तुम लोगों को काफ़ी क्या होता है ना, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। देख रहे हो यहाँ इतना कर चुके हैं, इतना, और सिर्फ इतना। ये क्या लिखा हुआ है? 260 ऑफ 282 स्लाइड्स, जिसमें कि एक खाली स्लाइड होती है। तो अब समझ लो कि यानी कि भाई यार मतलब कि लगभग 10 क्वेश्चन होंगे लगभग, ठीक है। 5 ईयर प्लान वाले, जाना है तो जा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ रहे हैं, ना भैया मत जाओ 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 जाओ, तुम्हारा ही लॉस है। फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं सर, मिल नहीं रही। अच्छा, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है क्या? चलो, तो प्लानिंग कमीशन जो है ये 1 अप्रैल से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे। बना ये था 15 मार्च 1950 को। ये हमने जो है अर्स्ट ऑयल यूएसएसआर से कॉन्सेप्ट लिया था। और इसका चेयरमैन कौन होता है बता जल्दी से, हु इज़ दी चेयरमैन? और पॉलिटी वाली क्लास में बताए थे आपको कि
1 जनवरी 2015 ऑनवर्ड्स ये हट चुका था प्लानिंग कमीशन, और इसकी जगह नीति आयोग आ गया है अभी, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। क्लियर है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का विचार करें। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन दी पीसी महालनोबिस जी का मॉडल। और पढ़ो यार, मतलब मैं क्या ही बार बार पढ़ूँ, मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा, पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया सभी ने? चलो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस, गलत है। क्यों? क्योंकि हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, तो पहला गलत। करेक्ट पूछा। नेहरू वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन थे वो, डिप्टी चेयरमैन नहीं थे। चेयरमैन तो प्रधानमंत्री चेयरमैन ही होता है, और वो प्रधानमंत्री तो ऑब्वियस सी बात है चेयरमैन ही होंगे। और जवाहरलाल नेहरू पहले जो 3 5 ईयर प्लान थे, पहला, दूसरा, तीसरा, उनमें ये प्रधानमंत्री थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन दी पीसी महालनोबिस मॉडल, ये सही है, और इनके बारे में सब कुछ अभी देख चुके हैं, ठीक है। और सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन रशियन मॉडल। ये रशियन मॉडल क्या होता है भाई? ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में अगर देखें तो इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट थी दैट वाज 2.1%, और जो अचीव किया था वो 3.6% किया था, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में अगर बात करेंगे तो कितना था? सेकंड में 4.5% का टारगेट था, 4.5 का अचीव 4.3% किए थे। थर्ड वाले में हमारे थोड़े एल लग गए थे, जहाँ पर हमने टारगेट तो रखा था 5.6% का, लेकिन 2.8% ही अचीव कर पाए थे। कहीं कहीं पे 2.4 भी आपको ये मिलता है, ठीक है। चलो, व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान? क्यों हमारे एल लगे थे? क्योंकि चाइना के साथ वॉर हुआ था हमारा। 3 रीजंस थे। तो चाइना के साथ वॉर हुआ था 1965 में, पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, और फेमाइन भी आ गया था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारा 5 ईयर प्लान थर्ड वाला फेल हो गया था। और थर्ड वाला जो बेस था वो आपका किसके उस पर बेस था? जैसे क्यों लग रहा है खांसी आ जाएगी ठंडा पानी पीने की वजह से? गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड थी ये चीज़, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा गोल था थर्ड 5 ईयर प्लान में, दैट वाज सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, दूसरा वाला, इसमें गोल था हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से क्या करना है? औद्योगिकरण करना है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ओके। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज दिस स्लोगन गरीबी हटाओ इंट्रोड्यूस्ड? कब इंट्रोड्यूस किया गया था गरीबी हटाओ को? और एक चीज़ ध्यान रखना, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडे किया था हम लोगों ने, छुट्टी पे गए थे हम लोग। छुट्टी पे क्यों गए थे? ये 5 ईयर प्लान हो गया था, तो 1966 से लेके 66 से लेके 69 तक हम गए थे प्लान हॉलीडे में। इतू याद रहेगो कि नहीं रहेगो? गरीबी हटाओ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ वाला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की अगर बात करें, नहीं बात कर ही लेते हैं आज, 74 से 78 था, 5 साल नहीं 4 साल था। क्यों? 78 में गवर्नमेंट सरकार बदल गई थी, और जब सरकार बदल गई थी तो इसके बाद इन्होंने क्या किया था, 5 ईयर प्लान को 5 ईयर प्लान के हटा के रोलिंग प्लान ले आए थे। रोलिंग प्लान आ गया था आफ्टर 5 ईयर प्लान, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, रोलिंग प्लान आ गया था 1978 से लेकर 80 तक। इसी को ही कभी कभी प्यार से एनुअल प्लान भी बोल देते हैं, लेकिन जब प्यार होगा तभी, वैसे तो मतलब रोलिंग प्लान ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो 5वां वाला था ये डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था। किस पे? डीपी धर के मॉडल पे बेस्ड था। इसमें जो टारगेट रखा था 4.4% का था, अचीव 4.8% कर पाए थे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 1969 से लेकर 74 तक था। ये बेस्ड था आपका रुद्र एलन मॉडल पे। कभी कभी क्या होता है, रुद्र एलन ना लिख के गडगिल लिख देता है, जो हमने थर्ड वाले में पढ़े था। तो फोर्थ वाले में भी गडगिल को याद रखना, ठीक है। अगर फोर्थ पूछे रुद्र एलन ना हो तो गडगिल फिर आपको टिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो टारगेट था हमारा वो 5.6% था, जो कि हमने थर्ड वाले में भी रखा था, और अचीव 3.3% कर पाए थे। यहाँ पर जो हमारा गोल था दैट वाज ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। आप सोचोगे सर रिलायंस, हाँ रिलायंस, वहाँ पर भी तो था रिलायंस ऊपर, तो ये रिलायंट है, ये रिलायंस है, ऐसे याद कर लो। ये थर्ड में सेल्फ रिलायंट और यहाँ पे सेल्फ रिलायंस।
4th वाले में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगी। 5th वाले में क्या क्या था, डीपी दर था, गरीबी हटाओ का वो दिया गया था, प्लस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1974 में। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1974, ठीक। और 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1975, ठीक। आरआरबी स्टैब्लिश करी गई थी। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ला चलाया गया था, ये सब याद होना चाहिए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस में लॉन्च किया गया था, तो ये आपका 6th 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था, NREP। 6th की अगर बात करेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, 1980 से, क्योंकि 78 से 80 तक तो आपका रोलिंग प्लान चला था, ये 80 से 85। पहले 3 5 ईयर प्लान में प्रधानमंत्री नेहरू, अगले 3 5 ईयर प्लान में यानी 4 5 6 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 7वें वाले में राजीव गांधी, 8वें वाले में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पहले 3 में नेहरू, अगले 3 में इंदिरा, 6 हो गए। 7th में राजीव गांधी, 8वें में PV नरसिम्हा राव, 9वें में अटल बिहारी वाजपेयी, 10वें में अटल बिहारी वाजपेयी प्लस मनमोहन सिंह, 11वें वाले में मनमोहन सिंह, 12वें वाले में मनमोहन सिंह, 13वें वाले में, जल्दी बताओ 13वें वाले में कौन था, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 6th 5 ईयर प्लान यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़े। और कुछ छूट तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा क्यों लग रहा है छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है, क्यों छूट रहा है भाई, क्यों छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। हाँ देखते हैं भाई कितने लोगों ने बताया है, देखें तो जरा। हाँ 13th परमार सर, अच्छा हाँ 13th हम थे बेटा, ठीक है। तो 12th 5 ईयर प्लान तक ही 5 ईयर प्लान चले थे, और ये भी पूरा नहीं हो पाया था, 2012 से लेकर 14 तक था ये, ठीक है, ध्यान रखना। 13 में राहुल गांधी, अच्छा। अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज भारत निर्माण स्टार्टेड, हाँ बात तो सही है। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो नीति आयोग को हटा देगी, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं, एग्जीक्यूटिव है, और फिर राहुल गांधी चेयरमैन होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो। हाँ जी, तो अंडर विच, लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी देख के अब इस टाइम पे, दैट इज़ कि भाई सारे पार्टी वाले मतलब सब एक हो गए, वो काफ़ी अच्छा लगा देख के कि भाई यही डेमोक्रेसी इंडिया की खासियत है। यूनिटी जो सभी पार्टीज़ ने दिखाई वो काफ़ी अच्छी बात है। जो फॉरेन डेलीगेशन भेजे गए जापान में, जो ये TMC है ना, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, आकाश बनर्जी आई थिंक है ना, तो जापान में जाके उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी वो सुनाया। और ओवैसी लोग ये सब बहरीन में गए, शशि थरूर US में, तो काफ़ी सही है। मतलब यहाँ पे आप जो भी बोलो, लेकिन जब कंट्री पे कुछ इस तरह की बात है तो सबको एक हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, आप अपने घर से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जब घर में फूट पड़ती है तो बाहर वाला सबसे पहले फ़ायदा उठाता है उस चीज़ का, है कि नहीं। तो यूनिटी घर में रहनी चाहिए, चाहे भले चाहे कितनी नोक झोंक हो, लेकिन यूनिटी बहुत मैटर करती है। अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज भारत निर्माण स्टार्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपग्रेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारत निर्माण जो है ये 10th 5 ईयर प्लान में आया था, और 10th 5 ईयर प्लान में ही जो ध्यान रखना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी। और हॉर्टिकल्चर किससे एसोसिएटेड है बताओ, हॉर्टिकल्चर जो आपका बागबानी, कौन सा रेवोल्यूशन है, जल्दी से बताओ कौन सा रेवोल्यूशन। और 10th 5 ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन है, 10th वाले का ड्यूरेशन कितना होगा, 2002, ठीक है, 2002 से लेके 2007। और हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है गोल्डन रेवोल्यूशन से। पीपल प्लान, हु फॉर्मुलेटेड द पीपल प्लान इन इंडिया, पीपल 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 पीपल, एम एन रॉय ने 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही थी, एक होनी चाहिए। 1920 में किस पार्टी का इन्होंने फाउंडेशन ले किया था, जल्दी बताओ। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कौन सी पार्टी बनाई थी, जल्दी बताओ, नहीं तो बेटा बहुत मार खाओगे तुम लोग आज। 1928 में पटेल जी ने कौन सा सत्याग्रह चलाया था, बताओ। CD देशमुख के बारे में क्या पढ़ाया था अभी। तो 1920 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी जी के साथ मिलकर। इन्होंने 1928 में बरडौली सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। और CD देशमुख हमने देखा था कि RBI के गवर्नर पहले वाले थे, पहले इंडियन गवर्नर। क्लियर, चलो। आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एंड दैट इज सेकेंड 5 ईयर प्लान गेव हाई प्रायोरिटी। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना,
जो 11th 5 ईयर प्लान है और जो 12th 5 ईयर प्लान है, इसके जो गोल हैं, जो टारगेट हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। 11th वाले का है रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक। और इसका क्या है, रैपिड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल बस ऐड हो जाता है, ठीक। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि हमने देखा 3rd 5 ईयर प्लान के बाद ब्रेक आया था 3 साल का प्लान हॉलीडे, फिर 5th 5 ईयर प्लान के बाद ब्रेक आया था रोलिंग प्लान, एक और ब्रेक आया था। ये ब्रेक बता सकते हो अब कब आया था? तो ये ब्रेक आया था जब बीओपी क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था 1990 से लेकर 92 के बीच में, जहाँ पर एनुअल प्लान्स आए थे, ठीक है, एनुअल प्लान्स। यहाँ पर रोलिंग प्लान और यहाँ पर प्लान हॉलीडेज, ठीक है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है। तो हमारे काफ़ी आईपीआर है। जो सबसे पहला आईपीआर था वो 1948 में आया था, जिसने इंडस्ट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पूछ क्या रहा है, सेकंड 5 ईयर प्लान गेव हाई प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट aimed at setting up a number of heavy industries such as steel plants, capital good industries, etc., for which direct government participation and state involvement was needed and hence the dash was launched। तो कौन सा लॉन्च हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे? सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन आप देखो तो ये कब से कब तक था, 56 से लेकर 66 तक, ठीक है, सॉरी 61 तक, ठीक है। तो सेकेंड वाला, अब ये जो सेकेंड आईपीआर है 1956 का, इसको ध्यान रखना, इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। प्लस सेकेंड आईपीआर ने क्या किया था, इंडस्ट्रीज को बाइफरकेट किया था, बाइफरकेटेड इनटू 3 शेड्यूल्स, ठीक है, 3 शेड्यूल्स में बाइफरकेशन किया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ठीक है। इसमें थी 17 इंडस्ट्रीज़, इसमें थी 12 इंडस्ट्रीज़, इसमें बाकी की जितनी रिमेनिंग थी वो थी इंडस्ट्रीज़। ये वो थी जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल रहेगा, ये वो है जिसमें गवर्नमेंट का रोल रहेगा, प्राइवेट की हेल्प ली जा सकती है, ये प्राइवेट के लिए छोड़ दी गई थी। इसमें सब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गई, रेलवेज़ हो गई, एयरवेज़ हो गई, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने पास रखना चाह रही थी, ठीक है। तो वो यहाँ पर थी, तो ये बाइफरकेशन हुआ था। एक तरह से लाइसेंस राज की भी शुरुआत हो ही चुकी थी, लाइसेंस राज, और ये लाइसेंस राज खत्म होता है हमारी जो आखिरी इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमारी जो लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है अभी जो सबसे लेटेस्ट है, वो 1991 की है, 5वीं वाली, 5th आईपीआर है वो, ठीक है, 5th आईपीआर है। इसी में लाइसेंस राज खत्म किया गया था, ध्यान रखना, 1991 वाले में, जब उन्हें एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, ठीक है। यार फ्लिपकार्ट वाले 17 जून डिलीवरी दिखा रहे हैं, मन कर रहा है फ्लिपकार्ट वालों को लट कर दो। अच्छा, आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान विच स्टील प्लान वॉज सेटअप ऑन द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी। सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे 3 स्टील प्लांट सेटअप हुए थे। आईआईटी किस 5 ईयर प्लान के अंडर में, मतलब कब सेटअप हुई थी? तो 3 स्टील प्लांट्स कौन से हैं ये? जो 3 स्टील प्लांट हैं, एक तो दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। बोकारो तो बाद में हुआ था, जो झारखंड वाला है। दुर्गापुर जो है, दुर्गा जी की पूजा करी थी ब्रिटेन वालों के साथ मिलके, केला खाया था जर्मनी वालों के साथ मिलके, और पिलाई करी थी पाकिस्तान की रशिया वालों के साथ मिलके, ठीक है। तो ये रशिया की हेल्प से सेटअप किया था, जर्मनी और ये यूके। जर्मनी पूछ रहा है शायद, हाँ। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बोकारो झारखंड में है। राउरकेला वेस्ट बंगाल, सॉरी उड़ीसा, और भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 3 स्टील प्लांट, और आईआईटी जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत सेटअप हुए थे। खत्म। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, जल्दी से होमवर्क वाला क्वेश्चन रिकॉर्डेड में जब सेशन जाएगा तो करोगे तुम। विच पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस टू सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्रीज एज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इन 1991। ये तुम करोगे क्वेश्चन, और यहाँ पर बता ली से। ठीक, चलो भैया, थैंक यू। ख़त्म हो गई इकोनॉमिक्स, हमारा सबसे छोटा 1 शॉट। यस, कुछ ना कुछ नया आ जाता है। फैट मैंने में सब इस बार डाल रखा है, ठीक है, और नया आ जाएगा तो सबके लिए नया होगा। यार तुमने इतना पढ़ रखा है तो टेंशन नहीं लेने का उतना।
फिज़िक्स का भी करवा दो यार आज यार, बाकी भी क्लासेस होती हैं सीधे CAPF वालों की हैं। 10 यूनाइट्स लिटिल बॉय गिव अवे कर दो। अच्छा 10 गिव अवे कर दें। अच्छा गिव अवे कर दें। अब इकोनॉमिक्स में देखता हूँ क्वेश्चन कितने हैं लिटिल बॉय में। कहाँ गई मेरी लिटिल बॉय, कहाँ गई मेरी लिटिल बॉय? हे लिटिल बॉय तुम कहाँ हो, कहाँ हो तुम? आओ उधर। काफ़ी भारी है, लगभग 8,000 क्वेश्चन है भैया, बता तो रहे हैं 8,000 क्वेश्चन किसी किताब में, और फिर भी तुम बोल रहे हो महंगी है। तुम ये देखो क्वेश्चन कितने मोटी कितनी है, और उसके अंदर का कंटेंट देखना, तब तुमको समझ में आएगा बेटा। अभी तो क्या ना नई नई किताब आई है, जब तक कोई टॉप पर बोलेगा नहीं, जब पढ़ेगा फिर, जब पढ़ेगा तो फिर बोलेगा, तब बच्चों को समझ में आएगा अच्छा ये बात है। और जो पहले पढ़ लेगा उसका ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। जैसे 2022 में पढ़ाना हमने SSC के लिए शुरू किया, सबसे पहले जो पढ़े उनको ज़्यादा बेनिफिट हो गया। अब क्या है कि सभी को पता है तो उतना बेनिफिट हो नहीं पाता है। तो जो है हिंदी नोट्स यार वही है कि अब क्या होता है। रुकना ज़रा 1 सेकेंड है, कितने सवाल हैं इसमें? इसमें सवालों की संख्या है इकोनॉमिक्स की 800 सवाल है, ठीक है 800 सवाल है इकोनॉमिक्स से। 800 सवाल लगाने के बाद जो तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस जाएगा वो नेक्स्ट लेवल में जाएगा। लेकिन कोई नहीं, अभी रेलवे वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो तुमने कर रखा है वही करके जाओ। अब उसके चक्कर मत पड़ो, बुक के चक्कर में, ठीक है। अब तुम रेलवे के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ अभी आपको रिवाइज करना है, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है। चलो 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 जल्दी, ठीक है। अभी ये PDF आपको परमार SC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और इसकी क्विज़ परमार अकेडमी ऐप पे मिल जाएगी। तो जाके परमार अकेडमी ऐप पे इसकी क्विज़ लगा लेना। और कल का ब्रेक रहेगा, परसों स्टार्टिंग करेंगे, फिर एक दिन ब्रेक रहेगा, फिर करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। कल का ब्रेक ले रहे हैं करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 135वें का आंसर बता दिया था, बफरिंग हुई थी, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये सर मुझे रोना आ रहा है, मैं किसी की वजह से मैं परेशान चल रहा हूँ, उसी की वजह से क्लास भी नहीं कर पाए अभी हमको। अरे सब छोड़ो यार, अपने करियर पे फोकस करो, ध्यान दो। हम करियर पे फोकस करो आप। चलो थैंक यू। फिज़िक्स फिज़िक्स फिज़िक्स, अच्छा फिज़िक्स करनी है क्या? चलो देखते हैं, थैंक यू। देखते हैं अगर कल टाइम मिला मुझे तो कल का देखते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।